इस कहानी में कुछ नाम बदले गए हैं, आप उन्हें नज़रअंदाज करते हुए कहानी का मजा लें। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना, इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। तुम मदद कर सकते हो। अध्ययन कक्ष में सरदार गिमोरी ने एकांत को देखा और पूछा, हाँ, मुझे लगता है कि मैं जहर के मामले में कुछ मदद कर सकता हूँ। एकांत, जो सोफे पर बैठा था, ने सिर हिलाया। अभी अभी बटलर अपनी रिपोर्ट देने के बाद चला गया था, तो कमरे में केवल एकांत और सरदार थे। तुम कैसे मदद करोगे? सरदार गिमोरी ने एकांत को देखा। एकांत के बारे में उसकी समझ यह थी कि वह घोड़ों को पालने में अच्छा था। हालांकि उसने कभी नहीं सुना था कि विद्वान कौशल औषधियों में अच्छा था। क्या वह मुख्य रूप से इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहा था? मेरे प्रभु, पिछले साल मैं संयोग से एक बाजार से गुजरा और एक काले वस्त्र में एक बूढ़े आदमी से मिला। वह सभी प्रकार की अजीब चीजें बेच रहा था, जिसमें विषनाशक भी शामिल थे। मैं उस समय वनस्पति विज्ञान का अध्ययन कर रहा था, तो मैंने 2 खरीदे। एकांत ने समझाया, मैंने पहले विषनाशक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार जब मैं अपने वरिष्ठ हरमन के साथ बाहर गया तो उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और मैं घबरा गया। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं उस समय क्या सोच रहा था, लेकिन मैंने वास्तव में दवा की उस बोतल को लिया और अपने वरिष्ठ को दिया। वह जल्दी से उठा और बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक हो गया। एकांत ने एक कहानी बनाना शुरू कर दिया। जहां तक हरमन को सांप ने काटा था या नहीं, कोई परवाह नहीं करेगा। ओह, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औषधि मार्क्विस के जहर को ठीक कर सकती है? सरदार मूर्ख नहीं था, तो वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि एकांत का क्या मतलब था। हाँ, मैं हूँ। एकांत ने सिर हिलाया। एकांत, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। ये जहर इतना सरल नहीं है। अगर यह वास्तव में एक साधारण जहर होता तो मार्क्विस पहले ही ठीक हो गए होते। सरदार ने सिर हिलाया और खड़े हो गए। वह मानता था कि एकांत के इरादे अच्छे थे, लेकिन अच्छे इरादे जहर को ठीक नहीं कर सकते थे। एक ऐसी सर्वउद्देशीय औषधि कैसे हो सकती है? हालांकि वह अभी भी एकांत के अच्छे इरादों को ठेस पहुंचाने का मन नहीं कर सका, तो उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह कैसा रहेगा? मैं दोपहर में किसी को तुमसे दवा लेने के लिए भेजूंगा। मैं एक नज़र डालूंगा। ठीक है। एकांत ने सिर हिलाया। वैसे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सरदार गिमोरी ने अचानक पूछा। वह थोड़ा उत्सुक था। उसे विश्वास नहीं था कि एकांत बिना किसी कारण के ऐसा करेगा। एकांत हमेशा अपनी सीमाओं को जानता था। मेरे प्रभु, मैं हाल ही में दवाशास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारे बैंगनी आइरिस की जरूरत है। हालांकि क्योंकि मार्क्विस को जहर दिया गया था, मैंने सुना कि रॉक हवेली ने काम करना बंद कर दिया। एकांत ने कुछ भी छिपाए बिना सीधे कहा, मैं समझ गया। सरदार ने सिर हिलाया। यह अधिक समझ में आया। तो तुम पहले वापस जा सकते हो। मैं दोपहर में किसी को दवा लेने के लिए भेजूंगा। ठीक है, मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा। अपनी दाहिनी हथेली को अपनी छाती पर रखते हुए एकांत मुड़ा और चला गया। ओह, वैसे मेरे प्रभु, अगर यह वास्तव में प्रभावी है तो कृपया किसी को न बताएं कि मैं वह हूं जिसने औषधि प्रदान की। जैसे कि कुछ याद करते हुए वह मुड़ा और कहा, 2 कदम उठाने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे अनुरोध से सहमत हूँ। सरदार गिमोरी मुस्कुराए। हालांकि वह जानता था कि औषधि निश्चित रूप से बेकार थी, वह देख सकता था कि एकांत उसकी मदद करना चाहता था। अगर कोई मौका होता तो वह भविष्य में एकांत को अपना सलाहकार विद्वान भी बनाना चाहता था। बेशक वह एकांत के विद्वान बनने के बाद ही होगा। सरदार का जवाब मिलने के बाद एकांत इस बार हिचकिचाया नहीं और तुरंत चला गया। ... वापस जाते समय एकांत गाड़ी में बैठा था, मामले के बारे में सोच रहा था। वह निश्चित रूप से सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकता था। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि मार्क्विस के जहर का किसी और से कोई लेना देना था या नहीं। शायद ये कब छोटी इसी अन्य प्रमुख शक्ति का काम था। अगर वह इसमें शामिल हो गया तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। अगर वह मार्क्विस को बचाने के लिए सरदार का उपयोग कर सकता है तो ये संघर्ष को सीधे स्थानांतरित करने के बराबर होगा। इसके अलावा जब तक मार्क्विस कुछ भी नहीं कहता, कोई भी नहीं सोचेगा कि यह एकांत का काम था। आखिरकार वह सिर्फ एक साधारण विद्वान था। कौन सोचेगा कि वही था जिसने मदद की थी?
और अगर वह वास्तव में सफल हो गया तो सरदार के बारे में अपनी समझ के आधार पर उसे विश्वास था कि सरदार निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। उसे केवल विषनाशक प्रदान करने की जरूरत थी। जहां तक एकांत इतना आत्मविश्वास क्यों था, तो इसका स्वाभाविक रूप से एक कारण था। रोहन से एकांत पहले ही जान चुका था कि मार्क्विस एक योद्धा नाइट नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति था जिसे जहर दिया गया था और 3 दिनों से बेहोश था। इसका मतलब था कि जहर निश्चित बड़े ऊपर से बहुत मजबूत नहीं था और निश्चित रूप से अलौकिक स्तर से नीचे था। संयोग से सलीम के नोट्स में एक प्रकार की जादुई दवा थी जिसे मूल विषनाशक बेसिक एंटीडोट कहा जाता था। कुछ अलौकिक तत्वों को निकालकर और उन्हें कुछ सामग्रियों के साथ मिलाकर कोई एक औषधि प्राप्त कर सकता था जो गैर अलौकिक विषाक्त पदार्थों को पूरी तरह से हटा सकती थी और साधारण विषाक्त पदार्थों को कम कर सकती थी। ये भी वह आत्मविश्वास था जो एकांत को उसकी औषधियों में था। इस जादुई दवा का सिद्धांत शरीर में विदेशी पदार्थों से छुटकारा पाना था। इसलिए ये किसी भी प्रकार का जहर हो, जब तक कि यह शरीर में प्रवेश करता है और अलौकिक स्तर से नीचे है, इसे निश्चित रूप से हटाया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस प्रकार का जहर था, जब तक कि यह एक अलौकिक जहर नहीं था। यह औषधि की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता था। जहां तक उसकी बात है, उसे केवल पीछे बैठना था और देखना था कि चीजें कैसे विकसित होती हैं। ... दोपहर में सरदार ने वादा के अनुसार औषधियों को प्राप्त करने के लिए किसी को भेजा। इस बीच एकांत ने अपना प्रयोग जारी रखा। हाल ही में उसे कीमिया में रुचि हो गई थी और उसने इस विचार के स्कूल को सीखना शुरू कर दिया था जिसके बारे में वह ज़्यादा नहीं जानता था। मुख्य कारण ये था कि एक बार जब उसके पास पर्याप्त पैसा था तो वह उन प्रयोगों को कर सकता था जो वह चाहता था। जहां तक सरदार की खबर की बात है, एकांत को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा था। आखिरकार घोड़ों को पालने का उसका काम पहले ही खत्म हो गया था और सरदार एक व्यस्त आदमी था। ... रात में गिमोरी क्षेत्र के भीतर एक महल में एक शानदार कमरे में सरदार गिमोरी अपने हाथ में एक औषधि की बोतल पकड़े हुए थे। औषधि की बोतल एक टेस्ट ट्यूब की तरह आकार की थी और इसमें एक नीले बैंगनी रंग का तरल था। अगर कोई ध्यान से देखता तो वह औषधि में थोड़ी सुनहरी रोशनी भी महसूस कर सकता था। क्या ये औषधि है? सरदार ने औषधि को देखा और चुप हो गया। क्या ये फैंसी औषधि वास्तव में मार्क्विस की जान बचा सकती है? मुझे जोखिम नहीं लेना चाहिए। सरदार गिमोरी ने सिर हिलाया और औषधि को मेज पर रख दिया। ... पलक झपकते ही यह अगला दिन था। सुबह सुबह जब सरदार गिमोरी अभी अभी उठे थे, बटलर अचानक आया। मेरे प्रभु, मार्क्विस अलीना की स्थिति अचानक बहुत खतरनाक हो गई है। साम्राज्य की रहस्यवादी अकादमी के लोग पहले ही उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। क्या हमें भी जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। चलो चलते हैं। सरदार गिमोरी ने सिर हिलाया। ओह सही है। क्या तुम उन डॉक्टरों को भी ला सकते हो जिन्हें मैंने पहले ढूंढा था? स्वाभाविक रूप से वह पिछले कुछ दिनों से कुछ कर रहा था। उसने कुछ प्रसिद्ध डॉक्टरों को भी ढूंढा था। गाड़ी साफ करो और हम थोड़ी देर में वहां होंगे। यह मामला उसके समर्थक से संबंधित था, तो सरदार गिमोरी ने ज्यादा देरी करने की हिम्मत नहीं की। हाँ मेरे प्रभु। बटलर जल्दी से बाहर चला गया। 20 मिनट बाद महल के बाहर एक गाड़ी पहले ही इंतजार कर रही थी। 2 डॉक्टर भी इंतजार कर रहे थे। वे थोड़ी देर से यहाँ थे और किसी भी समय निकलने के लिए तैयार थे। सरदार, जो शानदार कपड़ों में थे, महल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए और गाड़ी की ओर चले गए। बटलर बगल में खड़ा था, सरदार को विदा करने के लिए तैयार था। सरदार गिमोरी तेजी से आगे बढ़े। एक महान योद्धा के रूप में वह बहुत तेज था। पलक झपकते ही वह गाड़ी के सामने था। उसने बेंच पर कदम रखा और गाड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार था। हालांकि जैसे ही वह गाड़ी में प्रवेश करने वाला था, उसने अचानक उन आत्मविश्वास भरे शब्दों को सोचा जो एकांत ने कल कहे थे। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बटलर की ओर मुड़ा और कहा, हेलेन, जाओ और मेरे अध्ययन कक्ष में मेज पर औषधि की बोतल ले आओ। हाँ मालिक। जल्द ही बटलर औषधि के साथ लौट आया। सरदार ने उस पर एक नज़र डाली और उसे जेब में डाल लिया। हालांकि इस बात की बहुत संभावना थी कि यह बेकार होगा। क्या होगा अगर यह वास्तव में काम कर गया? अध्याय 37। एलेक्स की निराशा। अनुवादक एकाकी वृक्ष लोनली ट्री। सरदार के गाड़ी में प्रवेश करने के बाद कोचवान ने घोड़े को चाबुक मारा और गाड़ी चलने लगी। जल्द ही गाड़ी शहर में घुस गई। जब नागरिकों ने देखा कि यह सरदार की गाड़ी थी तो उन सब ने इसके लिए रास्ता बना दिया। गाड़ी धीमी नहीं हुई और जल्दी से गंतव्य की ओर बढ़ गई। गाड़ी में सरदार गिमोरी मुख्य सीट पर बैठे थे, उनके दोनों ओर 2 चिकित्सक बैठे थे। गाड़ी में बहुत शांति थी और किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। अचानक सरदार खांसने लगे, फिर बगल में देखा और पूछा, चिकित्सकों, क्या आपको लगता है कि एक औषधि मार्क्विस के जहर को ठीक कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। दोनों चिकित्सक 40 वर्ष के थे, लेकिन उनके बाल ज़्यादा नहीं थे।
उनमें से एक सरदार के सवाल को सुनकर दंग रह गया, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, ये संभव नहीं है। हम नहीं जानते कि मार्क्विस किस तरह के जहर से पीड़ित है, लेकिन यह एक मिश्रित जहर होना चाहिए। एक बोतल दवा से उसे ठीक करना संभव नहीं है। निश्चित रूप से, अगर यह इतना सरल होता तो मार्क्विस अभी भी कोमा में नहीं होते। दूसरे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझा। सरदार ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने अपना दाहिना हाथ अपने कपड़ों में पहुंचाया और अभी भी औषधि की बोतल के कठोर और ठंडे स्पर्श को महसूस कर सकता था। जूनलीन शहर बड़ा नहीं था, लेकिन ये छोटा भी नहीं था। अलीना परिवार का क्षेत्र जूनलीन के पश्चिम में कई किलोमीटर दूर था। केवल 20 मिनट में गाड़ी शहर से गुजर चुकी थी, शहर से बाहर निकल चुकी थी और अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी थी। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो सरदार गिमोरी गाड़ी से उतर गए। काले कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उनके पास आया और सलाम किया। बहुत समय हो गया मेरे प्रभु। उसने सरदार और उसके पीछे 2 डॉक्टरों को देखा। उसके पास समझने का भाव था और उसने कहा, मेरे प्रभु, क्या आप भी मार्क्विस की मदद करने के लिए ये यहाँ हैं भी? सरदार गिमोरी ने पूछा। क्या इतने सारे लोग थे? बहुत जल्दी वह जान गया कि उसका अनुमान सही था। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने सरदार गिमोरी को कमरे में ले जाया। जल्द ही वे एक बड़े लिविंग रूम में पहुंचे। लिविंग रूम पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। सरदार गिमोरी ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि वे दर्जनों थे। हर जगह बैरन और वाइसकाउंट थे और यहाँ तक कि कुछ सरदार भी थे। बेशक सभी प्रकार के डॉक्टर थे। उनमें से कुछ को रईसों द्वारा लाया गया था, जबकि अन्य साम्राज्य की रहस्यवादी अकादमी मिस्टिक अकादमी से थे। रईस एक तरफ खड़े थे जबकि रहस्यवादी दूसरी तरफ थे, जिसका नेतृत्व एक सफ़ेद वस्त्र में एक महिला कर रही थी। सरदार गिमोरी इस महिला को जानते थे। वह वही महिला थी जिसने पिछली बार विद्वान कौशल के साथ उनसे निवेश के लिए कहा था। सुरुचिपूर्ण छात्र भी उसके पीछे चल रहा था। क्या स्थिति है? सरदार को यहाँ लाने के बाद बटलर चला गया। सरदार गिमोरी आगे बढ़े और एक परिचित वाइसकाउंट को देखा। महामहिम। वाइसकाउंट ने उन्हें देखकर सम्मानपूर्वक कहा। उसने फिर वर्तमान स्थिति को समझाना शुरू कर दिया। जब से मार्क्विस को जहर दिया गया और वह कोमा में गिर गए, मार्क्विस के परिवार ने पहले अपने डॉक्टरों से मदद मांगी थी, लेकिन यह व्यर्थ था। इस प्रकार उन्होंने रहस्यवादियों से मदद मांगी और सफलतापूर्वक मार्क्विस की स्थिति को स्थिर किया। हालांकि बस इतना ही था। वे जहर को दूर करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन कल मार्क्विस की स्थिति में अचानक एक मोड़ आया तो कई स्वघोषित रईस आए थे। अलीना के परिवार ने उन्हें नहीं रोका था, क्योंकि उन्होंने भी मार्क्विस को बचाने के लिए हर किसी की ताकत इकट्ठा करने की उम्मीद की थी। ओह, क्या ये सरदार गिमोरी नहीं है? सरदार गिमोरी वाइसकाउंट की रिपोर्ट सुन रहे थे जब अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और एक शानदार काले सूट में एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। उसके पीछे एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था। सरदार मोंची। सरदार गिमोरी ने भौहें सिकुड़ी। सरदार मोंची और वह दोनों मार्क्विस के अधीनस्थ थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ नहीं बनते थे। वे दोनों मार्क्विस का समर्थन जीतना चाहते थे, लेकिन वे समान रूप से मेल खाते थे। ऐसा लगता है कि तुम भी मदद करने के लिए यहाँ हो। सरदार मोंची ने सरदार गिमोरी और उसके पीछे 2 लोगों को देखा और हंसे। ये तुम्हारा काम नहीं है। सरदार गिमोरी ने बिना किसी समारोह के उसे देखा। हे, तो तुम इस बार निश्चित रूप से हार जाओगे। सरदार मोंची मुस्कुराए और अपने पीछे बूढ़े आदमी को बाहर आने के लिए आमंत्रित किया। उसने कहा, ये डॉक्टर रॉबर्ट हैं। आपने शायद उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वह एक बार महल में मुख्य चिकित्सक थे। कई डॉक्टर अब उनके छात्र हैं। जो 2 डॉक्टर तुम लाए हो वे बहुत छोटे हैं। वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी दिखावा कर रहा था। सरदार गिमोरी के मुंह में मरोड़ आ गई। वह चिकित्सा व्यवसाय में नहीं था और इन दोनों को ढूंढने के लिए कुछ दिनों की कड़ी मेहनत हुई थी। गुरुदेव, आगे जो हुआ उसने उसे और भी अप्रस्तुत कर दिया। जैसे ही डॉक्टर रॉबर्ट बाहर आए, उनके पीछे के 2 डॉक्टर वास्तव में बाहर आए और बूढ़े आदमी के आगे झुक गए। वे दोनों वास्तव में रॉबर्ट के पूर्व छात्र थे। हाँ, यहाँ तक कि सरदार मोंची को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और वह जोर से हंस पड़ा। मार्क्विस का जहर बहुत जटिल है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम दोनों संभाल सकते हो। रॉबर्ट पहले से ही बहुत बूढ़ा था, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। गुरुदेव, हमें सरदार गिमोरी ने आमंत्रित किया था। उन दोनों को यहाँ अपने पूर्व गुरु से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे अभी भी सरदार की तरफ खड़े थे। हाँ, रॉबर्ट ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसके कई छात्र थे और ये दोनों सिर्फ औसत से ऊपर थे। तस्क तस्क तस्क। सरदार गिमोरी, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इस बार कोई मौका नहीं है। सरदार मोंची ने सरदार गिमोरी के कंधे पर थपथपाया और चला गया। सरदार गिमोरी ने कुछ गहरी सांसें लीं और खुद से कहा कि वह एक मार्क्विस के घर में था और बल का उपयोग नहीं कर सकता था।
धिक्कार है। वह इतना गुस्सा था कि उसके पास इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। उसी समय लिविंग रूम का दरवाजा अचानक खुला और कुछ डॉक्टर बाहर आए। सरदार गिमोरी ने देखा, दरवाजे के माध्यम से वह एक कमरा देख सकता था। कमरे में एक बड़ा बिस्तर था और मार्क्विस एलिना बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके परिवार के कुछ सदस्य बिस्तर के चारों ओर थे। नहीं, डॉक्टर सरदार के पास आया और सिर हिलाया। उन्हें सरदार द्वारा मदद करने के लिए यहाँ लाया गया था, लेकिन ऐसा लगत था कि उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी। क्या कोई और है जिसके पास कोई तरीका है? इस समय कोई और दरवाजे से बाहर चला गया। एलेक्स ने अपने सामने रईसों और रहस्यवादी अकादमी के लोगों के बड़े समूह को देखा और आह भरी। क्या हम फिर से कोशिश करें? इस समय मठ की अगुवाई में बूढ़ी महिला खड़ी हो गई, उसके बाद कुछ लोग थे। ठीक है, एलेक्स जानता था कि ये रहस्यवादी पहले ही कुछ दिनों से बीमारी का अध्ययन कर रहे थे और उसे उम्मीद थी कि वे कुछ मदद करेंगे। रहस्यवादी कमरे में घुस गए और एलेक्स ने उन्हें दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। बाकी लोग इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे बाद मठ के लोग उदास दिखते हुए फिर से बाहर आए। क्या कोई और कोशिश करना चाहता है? एलेक्स की आवाज़ और भी उदास हो गई। मैं करूंगा। सरदार मोंची ने अपना हाथ उठाया। ये महल के पूर्व मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रॉबर्ट हैं। उसने उसे एलेक्स से मिलवाया। नमस्ते डॉक्टर रॉबर्ट। एलेक्स की आंखें चमक उठीं और उसने डॉक्टर और सरदार को अंदर आमंत्रित किया, इससे पहले कि उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। 1 घंटे बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर रॉबर्ट भौहें सिकुड़ते हुए बाहर चले गए। मोंची चुपचाप उनके पीछे पीछे था। ये स्पष्ट था कि उसे कोई तरीका नहीं मिला था। यह असंभव है। मार्क्विस के शरीर में जहर कम से कम 10 अलग अलग प्रकार के जहरों का मिश्रण है। ये पहले ही उनके आंतरिक अंगों में गहराई से घुस चुका है। कोई और तरीका नहीं है, रॉबर्ट ने सिर हिलाते हुए कहा। यहाँ तक कि डॉक्टर रॉबर्ट भी इसे हल नहीं कर सकते। रॉबर्ट चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा नाम था और कई डॉक्टर उसे जानते थे। मैं नहीं कर सकता, रॉबर्ट ने इससे इनकार नहीं किया। हालांकि उसके शब्द अन्य डॉक्टरों के लिए बिजली के बोल्ट की तरह थे। रॉबर्ट एक बार महल के मुख्य चिकित्सक थे और अगर उन्होंने नहीं कहा तो ऐसा लगता है कि मार्क्विस को बचाया नहीं जा सकता था। एक पल के लिए कमरा कराहों से भर गया। क्या कोई और कोशिश करना चाहता है? एलेक्स भी निराशा में था। अंदर लेटा हुआ व्यक्ति उसका अपना पिता था। ओह, सही है, सरदार गिमोरी, क्या तुम कोशिश करना चाहते हो? इस समय सरदार मोंची, जो दूर नहीं था, अचानक बोला, जैसे कि वह अपनी हताशा को बाहर निकालना चाहता था। रहने दो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। इतने सारे लोग विफल हो गए थे और मार्क्विस को रॉबर्ट द्वारा पहले ही मौत का वारंट दिया गया था। सरदार गिमोरी हार मानने के लिए तैयार थे। चलो कोशिश करते हैं, एलेक्स ने अचानक एक शोकपूर्ण भाव के साथ कहा। उसके लिए, अगर उसने कोशिश की तो अभी भी थोड़ी उम्मीद थी। वह एक डूबते हुए आदमी की तरह था जो थोड़ी सी उम्मीद को भी छोड़ना नहीं चाहता था। सरदार गिमोरी ने दुखी एलेक्स को देखा और उस औषधि के बारे में सोचा जो एकांत ने उसे दी थी। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि वह सहमत हो गया। ठीक है फिर। उद्धरण चिन्ह, मैं कोशिश करूंगा। वह पहले ही यहाँ था। आखिरकार वह वैसे भी विफल होने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं होगा। अध्याय 38, जागृत मार्क्विस। अनुवादक, एकाकी वृक्ष, लोनली ट्री। चलो चलते हैं। इस बिंदु पर एलेक्स एक रईस की शिष्टाचार से परेशान नहीं हो सका और वह मुड़ा और अंदर चला गया। सरदार गिमोरी ने अपने पीछे के 2 डॉक्टरों को देखा, फिर वे तीनों एक साथ कमरे में चले गए और दरवाजा फिर से बंद हो गया। खांसी खांसी खांसी। जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसे सबसे पहले जड़ी बूटियों की तीखी गंध आई जो बिस्तर पर लेटे हुए मार्क्विस एलिना से आ रही थी। मार्क्विस अपनी आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेटे थे। उनके बाल भूरे थे और उनका चेहरा वर्षों से झुर्रियों से भरा था, लेकिन फिर भी वह अभी भी एक हल्की सी भव्यता की भावना दे रहे थे। हालांकि मार्क्विस एक भयानक स्थिति में लग रहे थे। उनकी बाहों पर उभरी हुई नसें नीले बैंगनी रंग की थीं और यहाँ तक कि उनके होंठ भी गहरे काले थे। मार्क्विस के परिवार के सदस्य सभी बिस्तर के चारों ओर थे। उनमें से कुछ बिस्तर के पैर में रो रहे थे, कुछ बगल में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे और कुछ के चेहरों पर अनियंत्रित उत्साह था। इसने गिमोरी को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वह अपनी मृत्युशैया पर ऐसा कुछ देखेगा। दूसरी तरफ सरदार गिमोरी द्वारा लाए गए 2 डॉक्टर पहले ही जांच करने के लिए ऊपर चले गए थे। उन्होंने धीरे से मार्क्विस की पलकें खोली और देख सके कि मार्क्विस की आंखें बेजान थीं। फिर उन दोनों ने थोड़ी देर चर्चा की और उसका इलाज करने की कोशिश करने लगे। आधा घंटा बीत गया। सरदार गिमोरी ने देखा कि वे दोनों व्यस्त थे। उन्होंने प्रयोगों के लिए सरदार के रक्त के नमूनों का भी उपयोग किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया। एलेक्स ने ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने इसी प्रक्रिया को कई बार देखा था, लेकिन ये बेकार था। उसे अचानक लगा कि उसे इस तरह से जारी नहीं रखना चाहिए। मार्क्विस को पीड़ित रहने देने के बजाय उसे गरिमा के साथ मरने देना बेहतर था।
रहने दो, शांत कमरे में, एलेक्स आखिरकार बोला। दोनों डॉक्टर रुक गए और एक दूसरे को असहायता से देखा। परीक्षण के बाद मार्क्विस के शरीर में जहर बहुत ही जिद्दी था और उसे हटाया नहीं जा सका। अगर मार्क्विस एक योद्धा नाइट होते तो ये ठीक होता, लेकिन दुर्भाग्य से वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे। हमें खेद है मेरे प्रभु। वे दोनों सिर झुकाए सरदार गिमोरी की ओर चले गए। मैं तुम्हें विदा करूंगा, एलेक्स ने निराश होकर कहा। सरदार गिमोरी हिचकिचा रहे थे। उन्होंने अपना हाथ अपनी जेब में डाला जैसे कि वह हिचकिचा रहे थे कि औषधि की बोतल को बाहर निकालना है या नहीं। उन्हें नहीं पता था कि क्या ये वास्तव में काम करेगा। मेरे पास यहाँ एक बोतल औषधि है। मुझे ये पिछले साल संयोग से मिली थी। ये जहर को दूर करने में सक्षम हो सकती है। अंत में सरदार गिमोरी ने फिर भी जादुई औषधि को बाहर निकाला। एलेक्स ने सरदार के हाथ में औषधि की बोतल में नीले बैंगनी तरल को देखा और चुप हो गया। अन्य लोगों ने भी अजीब भावों के साथ औषधि को देखा। क्या ये औषधि वास्तव में जहर को ठीक कर सकती है? चलो एक कोशिश करते हैं। सरदार गिमोरी भी जानते थे कि यह वास्तव में अपमानजनक था, लेकिन उन्होंने इसे जिज्ञासा से बाहर कहा। ठीक है, एलेक्स ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। बस आखिरी बार, बस आखिरी बार। दो डॉक्टरों ने एक रक्त का नमूना लिया। रक्त असामान्य रूप से काला था। सरदार ने औषधि खोली और रक्त के नमूने में थोड़ा सा गिरा दिया। ये केवल एक बूंद थी और नीले बैंगनी रंग की दवा लाल काले रक्त में प्रवेश कर गई। एक अचानक बदलाव हुआ, रक्त लाल होने लगा और रक्त पर एक काले पदार्थ की परत दिखाई दी। हे भगवान! एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। अन्य लोगों ने भी अविश्वास का भाव दिखाया। एलेक्स कुछ कदम आगे बढ़ा और रक्त को लिया। उसने उसे देखा और यह एक स्वस्थ लाल रंग का था। इसने उसके पूरे शरीर को कांप दिया। जल्दी करो, इसे पिताजी को दो। बेशक इसका इतनी लापरवाही से उपयोग करना असंभव था। दवा को परीक्षणों से गुजरना पड़ा और मार्क्विस को दिए जान से पहले हानिकारक नहीं होने की पुष्टि की गई। हर किसी ने मार्क्विस को देखा जैसे कि वे कुछ बदलना देखना चाहते थे। मार्क्विस के मुंह से काले रक्त का एक बूंद धीरे धीरे बह गया। उसकी उंगलियां, फिर उसके अंग कांपने लगे। जैसे ही रक्त बह गया, मार्क्विस ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इसे देखकर किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। जब मार्क्विस बोले तो एलेक्स सबसे पहले खुश हुआ। ... उसी समय कमरे के बाहर सरदार मोंची अन्य सरदारों से बात कर रहे थे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मार्क्विस शायद ठीक नहीं होंगे। हमें तैयार रहना होगा। निश्चित रूप से रहस्यवादी मिस्टक्स और डॉक्टर रॉबर्ट कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। सरदारों में से एक ने सिर हिलाया। गुरुदेव, चलो चलते हैं, महिला के पीछे सुरुचिपूर्ण युवक ने कहा। रहस्यवादियों की अगुवाई करने वाली महिला ने सिर हिलाया। उनकी विफलता के साथ उन्होंने मार्क्विस को बचाने की सभी उम्मीद खो दी थी। कुछ चर्चा के बाद वे जाने के लिए तैयार थे। हालांकि इससे पहले कि वे दरवाजे से बाहर निकल पाते, उन्होंने अचानक अपने पीछे एक जोरदार शोर सुना। मार्क्विस का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर भागा, चिल्लाते हुए, मार्क्विस जाग गए हैं, मार्क्विस जाग गए हैं। हर कोई दंग रह गया। कोलाहलपूर्ण सम्मेलन कक्ष तुरंत शांत हो गया। ये कुछ सेकंड के बाद ही सामान्य हो गया। सरदार मोंची एक झटके में वहीं खड़ा हो गया जैसे कि वह इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सकता था। ये कैसे संभव था? सरदार गिमोरी ने इतने भयानक जहर को कैसे हल किया होगा? पहले आत्मविश्वास से भरे रॉबर्ट ने भी भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या मेरे दो छात्र इतने शक्तिशाली हैं? उद्धरण चिन्ह। रहस्यवादी भी रुक गए, विशिष्ट जानकारी जानना चाहते थे। इस तरह के एक जटिल जहर को वास्तव में ठीक किया जा सकता था। उपचार करने वाला जानता था कि विभिन्न जहरों के बीच की जटिलताओं से कैसे निपटना है। एक पल के लिए कमरे में हर किसी के, सरदार से लेकर डॉक्टर तक, के अपने विचार और सवाल थे। किसी को नहीं पता था कि मार्क्विस वास्तव में ठीक हो गया था या कैसे। ... अगले दिन एकांत को खबर मिली कि मार्क्विस एलिना पूरी तरह से ठीक हो गए थे। ऐसा लगता है कि बैंगनी आइरिस प्राप्त करने का एक तरीका है। एकांत मुस्कुराया और अपने प्रयोग के साथ जारी रहा। अगले आधे महीने में जून लीन में उथल पुथल थी। मार्क्विस के जागने की खबर का एकांत की कल्पना से अधिक प्रभाव पड़ा। इस तरह के एक हिंसक जहर का प्राकृतिक होना असंभव था। मार्क्विस की जोरदार खोज के बाद उसे पता चला कि जहर देने वाला वास्तव में एक सरदार का परिवार था। उन्होंने मार्क्विस के भोजन में गुप्त रूप से जहर मिलाया था। इस मामले का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। न केवल एक सरदार का परिवार सीधे तौर पर खत्म हो गया था, बल्कि एक सरदार में एक मार्क्विस को जहर देने की हिम्मत कैसे हुई। और ये देखते हुए कि एलिना का परिवार साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण लौह खदान को नियंत्रित करता था, इसके पीछे की सच्चाई एक के बाल खड़े करने के लिए काफ़ी थी। इसने एकांत को और भी अधिक आभारी बना दिया कि वह सीधे तौर पर इस मामले में शामिल नहीं था। वह सिर्फ एक साधारण लाइब्रेरियन था। इस समय के दौरान सरदार ने बैंगनी आइरिस के बारे में बात करने के लिए उसे नहीं ढूंढा। उसे भी कोई जल्दी नहीं थी। सरदार ने उसे एक पत्र भेजा था जिसमें उसे बताया
गया था कि वह तूफान गुजर जाने के बाद उसे ढूंढेगा। पलक झपकते ही एक और महीना बीत गया था। सरदार गिमोरी उसे ढूंढने तो आए, लेकिन वह एकांत को वह बैंगनी आइरिस नहीं लाए जो वह चाहता था। इसके बजाय वह एक और खबर लाए। मार्क्विस अलीना उससे मिलना चाहते थे। अलीना के परिवार की ओर जाने वाली गाड़ी में बैठे एकांत ने सरदार गिमोरी को एक कड़वे भाव के साथ देखा। सरदार गिमोरी भी थोड़ा शर्मिंदा थे। आखिरकार उन्होंने एकांत के साथ एक समझौता किया था, इसलिए वह केवल माफ़ी मांग सकते थे। ये वास्तव में मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने केवल मार्क्विस को बताया क्योंकि मार्क्विस ने पूछा था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित रहोगे। सरदार गिमोरी ने अपने हाथ फैला दिए। तुम्हारे मार्क्विस को बचाने और सरदार को पकड़ने के कारण राजा को रिपोर्ट करने के बाद सरदार का परिवार समाप्त हो गया था। मैंने सुना है कि यह कुछ और भी बड़ा से संबंधित था। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को पकड़ा गया था। ये जूनलीन शहर में सबसे सुरक्षित समय होना चाहिए। दवा की एक छोटी बोतल ने अनगिनत लोगों की मौत का कारण बना और कई लोगों की योजनाओं को बर्बाद कर दिया। चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मार्क्विस के साथ यह बैठक एक रहस्य होगी। निश्चित रूप से लाभ होंगे, तो चिंता मत करो। एकांत ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। आखिरकार जो हो चुका था वह हो चुका था, और यह स्पष्ट था कि लाभ नुकसान से अधिक थे। एकमात्र बुरी बात यह थी कि वह उजागर हो गया था। हालांकि यह एकांत के लिए एक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता था। भविष्य में जब वह एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया था तो उसे कुछ शाप प्रकार या मानसिक प्रकार के जादू टोना सीखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी पहचान उजागर न हो। रास्ते में सरदार बहुत बातूनी थे और यह स्पष्ट था कि वह बहुत खुश थे। पूछने पर उसे पता चला कि यह औषधि के कारण था कि सरदार गिमोरी मार्क्विस के सबसे मूल्यवान सहायक बन गए थे। मार्क्विस के मजबूत समर्थन के साथ उनके परिवार की शक्ति एक बार फिर से फैल गई थी। जहां तक सरदार मोंची की बात है, वह अस्थायी रूप से चुप हो गए थे। सरदार मोंची ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह सरदार गिमोरी द्वारा उन सभी तैयारियों के बाद पराजित हो जाएंगे जो उन्होंने की थीं। जो और भी दुखद था वह यह था कि सरदार गिमोरी ने जनता को घोषणा की था बड़ी ई कि मार्क्विस को 2 युवा औषधि विक्रेताओं द्वारा ठीक किया गया था। इसने डॉक्टर रॉबर्ट को उदास कर दिया और उन्होंने घोषणा की कि वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जहां तक रहस्यवादी संप्रदाय की बात है, छात्रों की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने सुना कि जहर से संबंधित कई नए पाठ्यक्रम थे। गाड़ी तेज थी, लेकिन इसने सामान्य रास्ते का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय ये पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर गई। एकांत और अन्य को रास्ते में निर्देशित किया गया था और आखिरकार एकांत एक कमरे में मार्क्विस अलीना से मिला। इस समय मार्क्विस अलीना की स्थिति बहुत बेहतर थी, लेकिन उनके सिर पर सफ़ेद बाल बहुत बढ़ गए थे। सौभाग्य से वह बहुत ऊर्जावान लग रहे थे और उनकी आंखें चमकदार थीं। ये कल्पना करना मुश्किल था कि 1 महीने पहले यह मार्क्विस जहर से लगभग मर गए थे। लॉर्ड मार्क्विस, मैं उस व्यक्ति को लाया हूँ। मैं पहले विदा लूंगा। एकांत को छोड़ने के बाद गिमोरी मुड़े और कमरे से चले गए। उन दोनों को कुछ निजी जगह छोड़ दी। एकांत भी चिंतित नहीं था। आखिरकार वह मार्क्विस से केवल कुछ मीटर दूर था। अगर कुछ होता तो ये दूरी उसके लिए मार्क्विस को मारने या मार्क्विस का अपहरण करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ऐसा होने की संभावना 1000 में 1 से कम थी। आखिरकार कोई भी उसके लिए एक मार्क्विस को जोखिम में नहीं डालेगा। वह सिर्फ एक साधारण लाइब्रेरियन था। मार्क्विस ने एकांत को एक मुस्कान के साथ देखा। उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि केवल कुछ सेकंड में एकांत ने यही सोच लिया था कि उसका अपहरण कैसे करना है और कैसे भागना है। मैंने विशेष रूप से सरदार गिमोरी को तुम्हें 2 कारणों से यहाँ लाने के लिए बुलाया था। एक उस औषधि के बारे में है जो मैंने पी थी और दूसरा तुम्हारे इनाम के बारे में है। मार्क्विस अलीना ने कहा। ऐसा लगता था कि मार्क्विस औषधियों में बहुत रुचि रखते थे। एकांत ने असहायता से सोचा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें अभी भी उस व्यक्ति को याद है जिसने तुम्हें औषधि बेची थी? क्या तुम उनका मुझे वर्णन कर सकते हो? सरदार अलीना ने एकांत को एक गर्मजोशी भरी नज़र से देखा। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये किस तरह का तर्क है? मैंने तो बस उस व्यक्ति को बनाया था। ओह, वह व्यक्ति, उसने एक काला वस्त्र पहना हुआ है, उसकी आंखें बहुत चमकदार हैं, वह बहुत बुरा दिखता है और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है। एकांत ने भी एक गंभीर चेहरे के साथ एक कहानी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, मार्क्विस ने बहुत गंभीरता से सुना और सिर हिलाते रहे। एकांत भी नहीं समझा कि मार्क्विस किसी व्यक्ति में इतनी दिलचस्पी क्यों लेंगे। लॉर्ड मार्क्विस, अगर यह सुविधाजनक है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप उस व्यक्ति में इतने रुचि क्यों रखते हैं? एक आम चेहरे का वर्णन करने के बाद एकांत ने एक भ्रमित नज़र के साथ पूछा। मार्क्विस अलीना ने सिर हिलाया और एक पल के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि वह कहे, मुझे संदेह है कि तुमने जो औषधि खरीदी थी वह सरल नहीं है।
यह एक वास्तविक रहस्य है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। क्या तुम जानते हो कि साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बेशक, साम्राज्य की स्थापना 300 साल पहले हुई थी। एकांत ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों के बारे में बहुत स्पष्ट था। तो क्या तुम साम्राज्य के पहले राजा का नाम जानते हो? मार्क्विस एलिना ने फिर से पूछा। पहले राजा का नाम मलिन प्रथम था। उनका नाम था। अचानक एकांत को एहसास हुआ कि वह राजा का नाम बिल्कुल नहीं जानता था, और वह अपनी याददाश्त में राजा के नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसे किताबों में बिल्कुल भी दर्ज नहीं किया गया था। तुम नहीं जानते, है ना? मार्क्विस एलिना मुस्कुराए, जैसे कि वह खुश थे कि उन्होंने विद्वान एकांत के लिए चीज़ों को मुश्किल बना दिया था। एकांत ने सिर हिलाया। मार्क्विस के शब्दों से उसे लगा कि वह आगे जो सुनने जा रहा था वह एक बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है। तो क्या तुम जानते हो? एकांत ने पूछा। मार्क्विस दंग रह गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी को छुआ और अजीब तरह से मुस्कुराए। मैं नहीं जानता। ठीक है, तो तुम पूरे दिन पहेलियों में बात कर रहे हो। मार्क्विस को थोड़ा अजीब लगा होगा, तो उसने जारी रखा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह राजा कहीं और से आया था, और वह सरल नहीं है। उन्होंने केवल 10 साल में इतना बड़ा देश बनाया, और जहां तक मुझे पता है, उनके हर एक अधीनस्थ अत्यंत वफादार है। ये हास्यास्पद है। शायद उन्होंने बहुत कुछ कहा था। मार्क्विस ने बगल से पानी का एक गिलास उठाया और 2 घूंट लिए। एकांत चुपचाप उनके सामने बैठा था। वह जानना चाहता था कि मार्क्विस क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, और उसे एक हल्की सी भावना थी कि इसका उससे कुछ लेना देना हो सकता है। राज्य स्थापित होने के बाद राजा ने आगे विस्तार नहीं किया। इसके बजाय वह रुक गए, लेकिन उन्होंने इसे विकसित नहीं किया। उन्होंने बस लोगों को विभिन्न स्थानों पर भेजते रहे, जैसे कि वह कुछ खोज रहे थे। वह क्या खोज रहा था? एकांत की आंखें हिल गईं, क्योंकि उसे सेलिन मेटेट्रिन के नोट्स में शीर्षक पृष्ठ याद आया। उस पर आखिरी वाक्य इस प्रकार था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने इसे पाया है। इसके अलावा सेलिन मेटेट्रिन का उपनाम मलिन के करीब था, और राजा की कहानी के साथ संयुक्त उसके लिए संबंध न बनाना मुश्किल था। बेशक, यह मुख्य कारण नहीं है। मैं उस व्यक्ति में इतना रुचि रखता हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी उस औषधि की बोतल को पहले देखा है। यह एक उपहार था जो मुझे राजा से मिला था जब मैं छोटा था। उस समय राजा मलिन प्रथम थे, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में उत्सुक हूं। अलीना ने शांति से कहा, जैसे कि वह अतीत को याद कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एकांत के दिल में पहले ही एक तूफान शुरू हो गया था। मूल विषनाशक औषधि एक वास्तव में असाधारण औषधि थी, और जादू का उपयोग किए बिना इसे तैयार करना असंभव था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि मलिन प्रथम एक जादूगर थे? या क्या ये हो सकता है कि सेलिन मेटेट्रिन वास्तव में मलिन प्रथम थे? एक चीज़ खोजने के लिए एक देश की स्थापना करना। एकांत को लगा जैसे उसने अभी कुछ बड़ा खोजा है। हालांकि एकांत के दिल में अभी भी एक सवाल था। अगर सेलिन मेटेट्रिन वास्तव में मलिन प्रथम थे, तो वह कहाँ से आए थे? या बल्कि जादूगरों के क्षेत्र तक पहुंचने का कोई तरीका था? और उनका राज्य योद्धाओं नाइट्स का राज्य कैसे बन गया? ये सब एकांत के लिए सवाल थे। लेकिन कोई जल्दी नहीं है। हम धीरे धीरे इन चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। एकांत ने सिर हिलाया। तो क्या अगर वह जानता था? उसे अभी भी इसे धीरे धीरे लेना था। ये सब सिर्फ उसके अनुमान थे। ये वास्तव में अद्भुत है। मुझे हमेशा लगता है कि दुनिया में योद्धाओं के अलावा अन्य शक्तियां होनी चाहिए। यह इस क्षेत्र के बाहर हो सकता है, अंतहीन समुद्र के बाहर, आसपास के देशों के बाहर। मार्क्विस एलिना ने सिर हिलाया और आह भरी। मैंने कुछ जादुई जानवर पहले देखे हैं, और उनकी ताकत एक महान योद्धा से भी अधिक थी। मैं सोच रहा था कि अधिक शक्तिशाली लोग हो सकते हैं, और वह काले वस्त्र वाला आदमी उस तरह का व्यक्ति हो सकता है। यह अफसोस की बात है कि मैं उन्हें अपने जीवन में नहीं देख पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मार्क्विस एलिना ने एक लंबी आह भरी और उदासी की स्थिति में गिर गए। दूसरी ओर एकांत को यकीन था कि मार्क्विस को जादूगरों के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। ऐसा लगता था कि इस समय राज्य में कोई जादूगर नहीं था। रहने दो, चलो मुझे बचाने के लिए इनाम के बारे में बात करते हैं। कुछ मिनटों की निराशा के बाद मार्क्विस एलिना ने एकांत को सख्ती से देखा। एकांत भी सीधा बैठ गया। अस्पष्ट और यहाँ तक कि अनिश्चित जानकारी के बारे में चिंता करने के बजाय उस इनाम के बारे में परवाह करना बेहतर था जो मार्क्विस उसे देने जा रहे थे। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? जब तक ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मार्क्विस एलिना ने उदारता से कहा, क्योंकि उन्होंने एकांत को देखा। एक परिवार के लिए जिसने साम्राज्य में कई लौह खदानों को नियंत्रित किया, एलिना परिवार की वित्तीय शक्ति कोई हंसी की बात नहीं थी। कम से कम वह साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली मार्क्विसों में से एक थे। मार्क्विस एलिना के विचार भी बहुत सरल थे। चूंकि एकांत ने उसकी जान बचाई थी, वह स्वाभाविक रूप से एकांत की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये रईसों का नियम था। वह कुछ पैसे देगा, लेकिन एकांत ने दवा की एक कीमती बोतल का त्याग किया था।
वह ये भी देखना चाहता था कि यह युवक किस तरह की चीजें चाहता था। क्या ये रईस का पद था, बड़ी संख्या में सोने के सिक्के, या एक हवेली? मेरे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपने सरदार गिमोरी से सुना है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे केवल बैंगनी आइरिस की जरूरत है, एकांत ने शांति से जवाब दिया। केवल बैंगनी आइरिस? मार्क्विस एलिना ने आश्चर्य से एक भौं उठाए। उन्होंने पहले ही कहा था कि वह एकांत को अपनी शर्तों का नाम बताने दे सकते हैं, लेकिन एकांत ने केवल बैंगनी आइरिस मांगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सरदार गिमोरी से एकांत के अनुरोध के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने ऐसी शानदार शर्तें पेश करने के बाद भी एकांत को जो चाहिए था वह बैंगनी आइरिस था। एक पल के लिए वह थोड़ा दंग रह गया। क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हें केवल बैंगनी आइरिस चाहिए? पैसा, एक हवेली, तुम ये सब मांग सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक रईस का पद पाने के लिए एक तरीका सोचने में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसे कि अनिश्चित, मार्क्विस एलिना ने फिर से पूछा। हाँ, मुझे केवल बैंगनी आइरिस चाहिए। एकांत ने सिर हिलाया। अगर उसके पास अभी कोई पैसा नहीं था तो भी यह ठीक था। अधिक से अधिक वह कुछ पैसे पाने के लिए जुआ घर जा सकता था। उसे एक हवेली या एक विला की जरूरत नहीं थी। आखिरकार कुछ दशकों में, या यहाँ तक कि 100 साल में, उसे अपनी पहचान और निवास स्थान बदलना होगा। एक होना एक दर्द होगा। वह एक जगह किराए पर लेना पसंद करता था। अगर जगह बहुत बड़ी होती तो उसे निश्चित रूप से नौकरों की जरूरत होती, जो उसके प्रयोगों के लिए हानिकारक होगा। पद के साथ अधिक सामाजिक बातचीत और परेशानी होगी, जिसे वह थोड़ा उबाऊ महसूस करता था। ठीक है, तो मार्क्विस एलिना ने असहायता से सिर हिलाया। ये पहली बार था जब वह कुछ देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सके। हालांकि इसने उसे इस युवक के बारे में और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम मुझे वास्तव में पसंद हो। मार्क्विस एलिना ने एकांत को प्रशंसा में देखा। लेकिन सिर्फ बैंगनी आइरिस पर्याप्त नहीं है। ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें अपने गोदाम में जाने और 3 चीजें चुनने दूंगा। कुछ भी चलेगा। जैसे कि यह बहुत कम था, मार्क्विस एलिना ने जोड़ा। इस बार एकांत के कुछ कहने से पहले मार्क्विस एलिना ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुम इसे मना नहीं कर सकते। यह एक मार्क्विस का उपहार है। ठीक है तो, धन्यवाद मेरे प्रभु। एकांत ने सिर हिलाया। इस दुनिया में गोदाम वास्तव में सिर्फ भंडारगृह नहीं थे। अधिकांश रईस अपने गोदामों में कीमती सामान रखते थे, और एक मार्क्विस के गोदाम में स्वाभाविक रूप से अधिक कीमती सामान होगा। शायद एकांत को अंदर कुछ अच्छी चीजें भी मिल सकती थीं। ये ठीक है, तुम इसके लायक हो। ये तुम्हारे लिए है। ये देखकर कि एकांत ने इसे स्वीकार कर लिया था, सरदार एलिना मुस्कुराए, फिर अचानक अपनी छाती पर पहुंचे, अपना रईस का बिल्ला उतारा और उसे एकांत को सौंप दिया। यह एलिना परिवार की दोस्ती है। यदि भविष्य में तुम्हें कोई ज़रूरत है तो ये बिल्ला लो, और एलिना परिवार तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, धन्यवाद लॉर्ड मार्क्विस। एकांत ने बिल्ला लिया। वह इसे मना नहीं कर सकता था। सबसे पहले, ये चीज़ भविष्य में वास्तव में उपयोगी हो सकती थी। दूसरा, इसने मार्क्विस परिवार की दोस्ती का प्रतिनिधित्व किया। वह नहीं कह सकता था, है ना? यह मार्क्विस के लिए बहुत अनादरपूर्ण होगा। तो आज की बातचीत के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत है तो तुम सरदार गिमोरी के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हो, या तुम सीधे एलिना परिवार के क्षेत्र में बिल्ला ले जा सकते हो। खांसी, खांसी, खांसी। ऐसा लगता था कि मार्क्विस का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्होंने बोलने के बाद 2 बार खांसा। खांसने के बाद उन्होंने अपने बगल में रस्सी खींच ली। दरवाजे के बाहर एक घंटी बजी। कमरे का दूसरा दरवाजा कुछ सेकंड बाद खुला और कुछ डॉक्टर मार्क्विस की देखभाल करने के लिए अंदर आए। उसी समय एक काले सूट में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अंदर चला गया। मार्क्विस ने उसे पास बुलाया और कुछ कहा। फिर वह आदमी पास चला गया और एकांत से कहा, श्रीमान एकांत, मुझे तुम्हें गोदाम में ले जाने दो। एकांत ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसने मार्क्विस को घेरे हुए डॉक्टरों पर एक नज़र डाली, फिर मुड़ा और उसके पीछे चला गया। ... जल्द ही मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने एकांत को गोदाम में ले जाया। यह एक गोदाम था जो एक पहाड़ के खिलाफ बनाया गया था। इसे एक मोटी लोहे के दरवाजे से बाहर से अलग किया गया था। बाहर हर समय 2 योद्धा खड़े पहरा दे रहे थे। इसके अलावा ये जगह महल के बहुत करीब थी। अगर कुछ होता तो तुरंत मदद करने के लिए बड़ी संख्या में योद्धा होते। ये गोदाम नंबर 1 है। इसमें मार्क्विस का सबसे अच्छा संग्रह है। मध्यम आयु वर्ग का आदमी एकांत को गोदाम के करीब लाया। नंबर 1, क्या कोई अन्य गोदाम है? आदमी के पीछे खड़े होकर एकांत ने पूछा। बेशक, मार्क्विस के यहाँ 3 गोदाम हैं और उनका मूल्य क्रम में कम है। मार्क्विस आमतौर पर गोदाम नंबर 3 से लोगों को सामान के साथ पुरस्कृत करते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया, मार्क्विस तुम्हें बहुत पसंद करते होंगे। मध्यम आयु वर्ग के आदमी, जो वास्तव में मार्क्विस का बटलर था, ने एक मुस्कान के साथ एकांत को देखा। मैं समझा। एकांत ने सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह समझ गया।
मार्क्विस बहुत शक्तिशाली थे, तुम अब अंदर जा सकते हो। बटलर फिर गार्डों के साथ बातचीत करने गया और उन्हें कुछ बिल्ले दिए। फिर दो योद्धाओं ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, धूल का एक बादल उठा और एकांत ने अंदर देखा। आंतरिक भाग बहुत बड़ा था, मूल रूप से एक घनाभ के आकार में। दोनों तरफ अलमारियां थीं जिन पर सभी प्रकार की चीजें रखी थीं। हालांकि उसने केवल एक नज़र डाली, एकांत को अभी भी कई अच्छी चीजें मिलीं। गोदाम बहुत बड़ा है, तुम चुनने के लिए अपना समय ले सकते हो। बटलर ने एकांत के कंधे पर थपथपाया, ये दर्शाता है कि वह अंदर जा सकता है। एकांत ने सिर हिलाया और फिर अंदर चला गया। गोदाम में प्रवेश करते हुए एकांत ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। ये कहा जाना था कि यह जगह एक मार्क्विस के संग्रह के योग्य थी और मूल्यवान वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी। उदाहरण के लिए, एकांत ने नीलम का एक टुकड़ा देखा। इसकी शुद्धता और उपस्थिति सभी शीर्ष श्रेणी के थे। उसने अनुमान लगाया कि नीलम के इस एक टुकड़े को 100 सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता है। बेशक, एकांत ने अनुमान लगाया कि यह शायद इस भंडारण इकाई में अधिक मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मुझे आश्चर्य है कि गोदाम 3 में क्या स्थिति है। एकांत का हाथ कवच के एक मूल्यवान टुकड़े से गुजरा और उसे थोड़ा लुभाया गया। यह एक सूर्यप्रक्षित सनबर्ड का पूंछ का पंख है। यह एक अयस्क है जिसे साम्राज्य में खोजना असंभव है। यह आध्यात्मिकता के साथ लकड़ी है। गोदाम बहुत बड़ा था और एकांत प्रभावित हुआ। उसने एक एक करके प्रत्येक आइटम को देखा और हालांकि उनमें से अधिकांश साधारण आइटम थे, उसने कुछ ऐसे भी पाए जिनका वह उपयोग कर सकता था। जैसे ही वह चला, एकांत अचानक रुक गया और एक शेल्फ के सामने खड़ा हो गया। शेल्फ पर एक काले गेंद जैसा वस्तु था। क्या ये 100 रूपांतरण जानवर 100 ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट की खाल नहीं है? एकांत की आंखें चमक उठीं। 100 रूपांतरण जानवर की खाल। सलीम के नोट्स में इस आइटम को दर्ज किया गया था। यह एक प्राणी द्वारा पीछे छोड़ा गया एक आइटम था जिसे 100 रूपांतरण जानवर 100 ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट कहा जाता था जब यह स्वाभाविक रूप से बड़ा हो गया था। हालांकि यह जादुई जानवर बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसे पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें बहुत मजबूत छिपाने और बदलने की क्षमताएं थीं। इसकी उतारी गई खाल के साथ भी ऐसा ही था, जिसमें वही असाधारण विशेषताएं थीं। ये सिर्फ वही हो सकता है जिसकी एकांत को जरूरत थी। जब से उसे सेलीन मेटेट्रिन से पता चला कि पहला राजा एक जादूगर हो सकता है, एकांत को लगा कि उसे अपनी छिपी हुई क्षमताओं में सुधार करने की जरूरत है। आखिरकार, वह नहीं चाहता था कि एक दिन उसकी जादूगर के रूप में पहचान गलती से उजागर हो जाए। ये चीज़ उसकी नियति थी। पहली आइटम तय करने के बाद वह गोदाम में गहराई तक जाना जारी रखा, मार्क्विस के संग्रह में एक एक करके छानबीन करते हुए, गैर जादुई वस्तुओं को अनदेखा करते हुए। एकांत की आंखें मशाल की तरह थीं क्योंकि वह उन वस्तुओं की तलाश कर रहा था जिनकी उसे जरूरत हो सकती थी। हालांकि अंतिम परिणाम एकांत के लिए थोड़ा निराशाजनक था। उतारी गई खाल के अलावा लगभग कुछ भी नहीं था जो उसके लिए रुचि का था। ये सामान्य था। आखिरकार, साम्राज्य केवल अधाओं का एक राज्य था और जादूगरों की चीजें अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं। वह केवल 2 को चुन सकता था जो मुश्किल से स्वीकार्य थे। आखिरकार, एकांत 3 वस्तुओं के साथ गोदाम से बाहर चला गया। वे 100 रूपांतरण जानवर की उतारी गई खाल, एक सामग्री थी जो उतारी गई खाल और आध्यात्मिक लकड़ी से मेल खा सकती थी जिसे उसने पहल बड़ी ही बार देखा था। उसने पहले 2 का उपयोग करके एक गुप्त जादूगर बनाने की योजना बनाई और उसने लकड़ी से एक जादुई छड़ी बनाने की योजना बनाई। जैसे ही एकांत बाहर आया, उसने बटलर को समझाया कि उसने क्या लिया था। बटलर ने इसे केवल याद किया और कुछ नहीं कहा। आखिरकार, यह उसका नहीं था। हाँ, सरदार गिमोरी पहले से ही दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा, बटलर ने विनम्रता से कहा। ठीक है, एकांत ने सिर हिलाया और बटलर के पीछे चला गया। कुछ 100 मीटर के बाद एकांत ने दूर से एक गाड़ी देखी। ये वही गाड़ी थी जिसमें सरदार गिमोरी उसे लाए थे। सरदार गिमोरी एक तरफ खड़े थे और उनके बगल में एक और व्यक्ति था जिसे एकांत ने लंबे समय तक नहीं देखा था। अरे एकांत, तुम यहाँ हो? एलेक्स सरदार गिमोरी के साथ बात कर रहा था जब उसने अपने बटलर को एकांत के साथ चलते हुए देखा और उसके चेहरे पर तुरंत एक आश्चर्यजनक भाव दिखाई दिया। मैं सरदार के साथ यहाँ आया था, एकांत ने आश्चर्य में जवाब दिया। एलेक्स से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं ही उसे यहाँ लाया था, सरदार गिमोरी बात करते हुए हंसे। एलेक्स तुरंत भ्रमित हो गया। संयोग से वह आज अपने परिवार की हवेली में आया था। रास्ते में वह सरदार गिमोरी से मिला जिसने उसके पिता की आना बचाई थी। स्वाभाविक रूप से वह उसे न देखने का दिखावा नहीं कर सकता था, तो उसने उसके साथ बात करने और उसे धन्यवाद देने के लिए पहल की। लेकिन जब उसने सरदार का उद्देश्य पूछा तो सरदार बस हंसे और कहा कि वह मार्क्विस को देखने के लिए वहां थे। एलेक्स कोई भी विवरण प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ। अब जब वह एकांत से मिला था तो वह थोड़ा खो गया था।
उसकी धारणा में एकांत विद्वान कौशल का एक छात्र था जो नृत्य में अत्यंत अच्छा था और घोड़ों को पालने में बहुत अच्छा लगता था। उसे एकांत की अच्छी धारणा थी, लेकिन वह उनके परिवार के क्षेत्र में क्यों दिखाई देगा? वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं सका। ठीक है, चूंकि एकांत यहाँ है, हम विदा लेंगे, सरदार गिमोरी ने हैरान एलेक्स से कहा इससे पहले कि वह गाड़ी में चढ़ने के लिए आगे बढ़े। अलविदा, एकांत ने भी एलेक्स पर मुस्कुराया, फिर गाड़ी में चढ़ गया। फिर कोचवान ने घोड़े को चाबुक मारा और गाड़ी सड़क के किनारे से चली गई। एलेक्स बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा, जैसे कि वह पूरी स्थिति पर विचार कर रहा था। बटलर, क्या आप जानते हैं कि सरदार गिमोरी और एकांत यहाँ किस लिए थे? एलेक्स ने पूछा। युवा मास्टर, मुझे भी नहीं पता। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप पुराने मास्टर से पूछ सकते हैं। बटलर ने अपनी विशिष्ट विनम्रता के साथ उसे याद दिलाया। क्या उसे अपने पिता से पूछना चाहिए? उद्धरण। एलेक्स को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वह इसकी तह तक नहीं जाता तो वह रात में सो नहीं पाएगा, तो वह मुड़ा और महल में वापस चला गया। कुछ ही समय बाद वह महल में पहुंचा, वह जगह जहां एकांत और मार्क्विस बात कर रहे थे। पिताजी, कमरे में एलेक्स ने अपने पिता को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मार्क्विस एलिना ने भ्रम में पूछा। उनका अभी अभी इलाज किया गया था और वह बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे। पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। एलेक्स ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की और सीधे वह सवाल पूछा जो वह अभी सोच रहा था। एलेक्स ने अपने पिता के जवाब का इंतजार किया, लेकिन मार्क्विस का उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और खिड़की पर चले गए। बेटा, तुम परिवार के भविष्य के मुखिया हो। मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास खुद के लिए सोचने की क्षमता होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मार्क्विस एलिना ने एक सार्थक भाव के साथ एलेक्स को देखा। एलेक्स ने अपनी भौहें सिकुड़ी, पूरी तरह से नहीं समझते हुए। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। जिस व्यक्ति से मैं अभी मिला था वह एकांत था, सरदार गिमोरी नहीं। मार्क्विस एलिना ने आह भरी और कहा। एलेक्स इस बार वास्तव में सदमे में था और वह पूछने ही वाला था, लेकिन मार्क्विस एलिना ने अपना हाथ हिलाया, उसे जाने का इशारा करते हुए। मैंने पहले ही बहुत कुछ कहा है, तुम इसके बारे में खुद सोच सकते हो। असहाय, एलेक्स केवल जा सका। एलेक्स की भौहें सिकुड़ी क्योंकि वह महल के लंबे गलियारे के किनारे चलते हुए अपने पिता के शब्दों पर विचार कर रहा था। क्या यह एकांत के साथ एक विशेष बैठक थी? इस समय जैसे ही वह चला, एलेक्स की आंखें अचानक चमक उठीं और उसका मुंह धीरे धीरे खुल गया। वह समझ गया कि उसके पिता एकांत को क्यों देखना चाहते थे, लेकिन यह थोड़ा बहुत चौंकाने वाला था। हास्यास्पद। एलेक्स ने शांत होने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं, ये सोचने के लिए कि वह इतने लंबे समय तक सरदार गिमोरी को धन्यवाद दे रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जब उसने इसे सुना तो वह मुस्कुराता रहा। पता चला कि जिसने उसे बचाया था वह सरदार गिमोरी नहीं बल्कि एकांत था। वह आखिरकार समझ गया, मेरा बेवकूफ़ बेटा। दूसरी तरफ मार्क्विस एलिना खिड़की के माध्यम से एकांत और अन्य की विदा होती हुई गाड़ी देख सकते थे और फिर उन्होंने गहरी आह भरी। उनका ये बेटा वास्तव में सभी पहलुओं में पहले से ही बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन वह अभी भी एक पहलू में कमी कर रहा था। वह संतुलित था लेकिन उत्कृष्ट नहीं, और उसके पास स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता नहीं थी। जब उन्होंने एकांत के बारे में सोचा जिसने अभी अभी उनसे बात की थी, तो उन्हें अचानक एक असमानता की भावना महसूस हुई। उन्होंने आह भरी। ऐसा लगता है कि मुझे प्रशिक्षण के लिए एलेक्स को कुछ समय के लिए खदान में भेजना होगा। बेचारे एलेक्स को नहीं पता था कि उसके सवाल ने उसे बहुत काम दिया था। ... दूसरी तरफ गाड़ी ने एकांत को घर पहुंचाने के बाद ये सरदार गिमोरी के साथ चली गई। एकांत ने मिश्रित भावनाओं के साथ अपने सामने अपने घर को देखा। उसने इस यात्रा से बहुत कुछ हासिल किया था। ये सिर्फ उन कुछ वस्तुओं के लिए नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने मार्क्विस एलिना से सेलिन मेटेट्रिन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ये जादूगर ब्रांड साम्राज्य का पहला राजा रहा होगा। एक जादूगर की आंखों में प्राधिकरण की शक्ति सेलिन मेटेट्रिन के लिए कोई मूल्य नहीं होना चाहिए था, जो कम से कम एक स्तर 3 शिक्षार्थी या यहाँ तक कि एक आधिकारिक जादूगर और ऊपर था। हालांकि उसने इस देश की स्थापना की थी, ये सब सिर्फ कुछ खोजने के लिए। एकांत भी उस चीज़ में थोड़ा रुचि रखता था जिसके बारे में सेलिन बात कर रहा था। हालांकि फिलहाल कोई अन्य जानकारी नहीं थी और उसके पास कोई सुराग भी नहीं था। एकांत ने इस मामले को फिलहाल एक तरफ रखने और एक स्तर 2 शिक्षार्थी के रूप में उन्नत होने तक इंतजार करने का फैसला किया। बैंगनी आइरिस फूलों की समस्या हल हो गई थी और वह अपनी जादुई औषधियों के साथ जारी रख सकता था। उसे उस आइटम को भी परिष्कृत करने की जरूरत थी जो उसने मार्क्विस से एक जादूगर उपकरण में प्राप्त किया था। मैं अब से व्यस्त रहूंगा, लेकिन सौभाग्य से मैं खुद पर रहूंगा। सिर हिलाते हुए एकांत घर में चला गया। 1 महीने बाद प्रयोगशाला में एकांत अपनी आंखों को बिना पलक झपकाए अपने सामने रखी प्रयोग मेज पर घूर रहा था। प्रयोग मेज पर एक बाल्टी के बराबर मोटे एक पात्र में एक काली गेंद तैर रही थी।
गेंद की सतह गड्ढों से भरी थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत सारे छोटे छेद था। ये 100 मुखी जानवर की केंचुली थी। अब मैं अपेल इस फूल का तरल मिलाऊंगा। एकांत ने शांति से पात्र को देखा और बगल से एक और अभिकर्मक की बोतल निकाली। अभिकर्मक एक अजीब नीले बैंगनी रंग का तरल था और उसने इसे सीधे पात्र में डाला। तरल पात्र में बह गया, लेकिन यह पानी में नहीं फैला। इसके बजाय इसने अंदर के गोले को घेर लिया और धीरे धीरे गोले में समाना शुरू कर दिया। बर्फ के पिघलने की तरह बैंगनी धीरे धीरे काले गोले के चारों ओर लपेटा गया। फिर गोला दरार करने लगा और आखिरकार पिघल गया। आधे घंटे बाद पात्र में तरल की सतह पर केवल एक काली सामग्री की परत तैर रही थी। ये तरल केंचुली है। एकांत ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के हल्के से हिलने के साथ एक पारदर्शी तात्विक हाथ दिखाई दिया और फिर धीरे से तरल की परत को बाहर निकाला। सामग्री तैयार हो गई थी और अगला कदम उन्हें परिष्कृत करना था। तात्विक हाथ सामग्री को खींच रहा था और एकांत ने बगल में देखा। उसके बगल में जमीन पर एक लघु कीमिया सरणी पहले ही उकेरी जा चुकी थी। यह एक के ऊपर एक स्तरित थी, जो एक जटिल फिर भी सुंदर भावना पेश कर रही थी। उसने सामग्री को कीमिया सरणी में रखा और अपनी मन शक्ति को सक्रिय किया। एकांत की आंखें कीमिया सरणी पर टिकी थीं। अपनी मानसिक शक्ति के हस्तक्षेप के साथ एक काले मुखौटे का प्रोटोटाइप धीरे धीरे दिखाई दिया। उसी समय उसने अन्य सामग्रियों को एक एक करके मुखौटे के साथ मिलाकर फेंक दिया। आधे घंटे बाद सरणी गायब हो गई। एक काला और सफ़ेद मुखौटा धीरे धीरे दिखाई दिया। इसका बायां हिस्सा काला और दायां हिस्सा सफ़ेद था। यह आकार में अंडाकार था और इसकी सतह बेहद चिकनी थी। आंखें होनी चाहिए, वहां केवल 2 छेद थे। मुझे बस आखिरी प्रतीक की कमी है। मुखौटे को देखते हुए एकांत के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। उसने मुखौटा लिया और उस पर सभी प्रकार के प्रतीक उकेरना शुरू कर दिया। और इसमें 2 घंटे लगे। जब सब कुछ खत्म हो गया, एकांत ने उस मुखौटे को देखा जिस पर प्रतीक उकेरे गए थे और वास्तव में राहत की सांस ली। जादूगर उपकरण का निर्माण एक सफलता थी। चलो इसे बेचेहरा मुखौटा कहते हैं। मुखौटे की चिकनी बनावट को महसूस करते हुए एकांत ने अपने पहले जादूगर उपकरण का नाम रखा। जादूगर के वर्गीकरण के अनुसार यह एक 0 स्तर का मध्यवर्ती जादूगर उपकरण होना चाहिए। 0 स्तर जादूगर प्रशिक्षु चरण का प्रतिनिधित्व करता था। उसके बाद जादूगर उपकरण को 3 स्तरों निम्न, मध्यवर्ती और उच्च में विभाजित किया गया था। यह एक जादूगर उपकरण भी था जिसे एकांत ने अपने लिए तैयार किया था। इसमें केवल 2 प्रभाव थे, छिपाव और परिवर्तन। मुखौटा पहनने से कोई अपनी इच्छा से अपनी उपस्थिति बदल सकता था, साथ ही अपनी आत्मा के उतार चढ़ाव और अपनी आध्यात्मिक शक्ति की ताकत को छिपा सकता था। पहला भविष्य में एकांत के बड़े होने पर परिवर्तनों के लिए सुविधाजनक था और उसके लिए कुछ चीजें करने के लिए, जबकि बाद वाला एकांत के लिए खुद को बेहतर छिपाने के लिए छोटी ये सुविधाजनक था। ये बहुत अधिक सुविधाजनक है। एकांत ने मुखौटा लिया और इसे अपने चेहरे पर रखा। अचानक काला और सफ़ेद मुखौटा पिघलता हुआ लग रहा था। दूसरी ओर एकांत ने लापरवाही से हरमन के चेहरे की अपने दिमाग में कल्पना की और कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा पूरी तरह से हरमन के चेहरे में बदल गया था। अगर हरमन ने अब एकांत को देखा तो वह शायद बस भगवान चिल्लाएगा और बेहोश हो जाएगा। शायद मुझे कोशिश करने के लिए एक जगह खोजने की जरूरत है। एकांत की आंखों में एक मुस्कान थी। वह बाहर जाकर ये परीक्षण करना चाहता था कि क्या ये परिवर्तन क्षमता उपयोगी थी या नहीं। उसी दिन रात में सभी जुआघरों में फिर से हैरी पॉटर का दौरा हुआ। सभी जुआरी ने दावा किया कि आदमी वापस आ गया था और जुआघर उनके दिलों में खून बह रहा था। हैरी पॉटर की घटना के कारण सभी जुआघरों ने पहले ही अपनी प्रबंधन और पहचान को उसके खिलाफ गार्ड करने के लिए अपग्रेड कर दिया था। लेकिन इस बार हैरी पॉटर और भी अधिक विचित्र था, एक शैतान की तरह। उसका कोई निशान नहीं था। एक पल के लिए कुछ जुआघरों को भी संदेह हुआ कि हैरी पॉटर एक इंसान नहीं था। जून लीन शहर की एक शहरी किंवदंती धीरे धीरे जन्म ले रही थी। अल्पविराम। जबकि जुआघर उसके आने के लिए तैयार थे, एकांत वास्तव में घर चला गया था। एक रात के परीक्षण के बाद ये परिवर्तन क्षमता वास्तव में उपयोगी थी। न केवल उसका चेहरा बल्कि उसके शरीर की उपस्थिति को भी बदला जा सकता था जब तक वह चाहता था। अपनी जादूगर क्षमताओं के साथ उसने काफ़ी पैसा कमाया था। हालांकि एकांत के लिए पैसा अब उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि यह अतीत में था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पैसा कम और कम उपयोगी हो सकता था। इसके अलावा जादूगर उपकरण के पूरा होने के साथ वह किसी भी समय अपनी उपस्थिति बदल सकता था, इसलिए उसे मौद्रिक मुद्दों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ी। अगला छड़ी है। उसी समय मैं आध्यात्मिक बल औषधि पर प्रयोग जारी रख सकता हूँ। कल ही लॉक की हवेली में बैंगनी आइरिस का नवीनतम बैच पक गया था। मार्क्विस ने किसी को सीधे उसे वितरित करने के लिए भेजा था और उसे बताया था कि जब उसे ज़रूरत हो तो उसे बताना चाहिए।
अल्पविराम। एक और महीना बीत गया और उसी प्रयोगशाला में एकांत ने अपनी मानसिक शक्ति वापस ले ली और संतुष्टि के साथ अपने सामने छड़ी को देखा। यह एक छड़ी थी जिसका मुख्य शरीर आध्यात्मिक लकड़ी से बना था। इसकी बाहरी उपस्थिति छड़ी की थी और यह पूरी तरह से काली थी, जो एक सज्जनता की भावना दे रही थी। हालांकि एकांत ने इस पर कुछ स्थिर जादू के घेरे उकेरे थे, जिससे छड़ी स्टील जितनी मजबूत हो गई थी और एक महत्वपूर्ण क्षण में एक करीबी युद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। बेशक उसकी करीबी युद्ध क्षमता केवल समर्थन थी। छड़ी की मुख्य भूमिका एकांत को मंत्रों को तेजी से डालने और कुछ मंत्रों की ताकत बढ़ाने में मदद करना था। यह एक शून्य घेरा निम्न रैंक की जादुई छड़ी थी। यह एक शून्य घेरे के मंत्र की शक्ति को 20% तक बढ़ा सकता था, जो एक छोटा सा वृद्धि नहीं था। एक और मिशन पूरा हो गया। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात जादुई औषधि का प्रयोग है। एकांत ने एक आह भरी। बेशक वास्तव में वह पिछले महीने से जादुई औषधियों पर प्रयोग कर रहा था। हालांकि वह बहुत बदकिस्मत था। अनुपात की समस्या के कारण उसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, उसने जो मिश्रण बनाया वह किसी की मानसिक ऊर्जा को नुकसान पहुंचाएगा, शारीरिक विकृति, मतिभ्रम और इसी तरह का कारण बनेगा। संक्षेप में, वह असफल होता रहा। छड़ी की सफलता के साथ एकांत को आखिरकार औषधि के लिए खुद को समर्पित करने का समय मिला। हालांकि वह आज ऐसा नहीं कर सकता था। उसे काम पर जाना था। प्रयोगशाला को संक्षेप में साफ करने के बाद एकांत बाहर चला गया। उसने अपने कपड़े बदले, अपनी छड़ी ली और बस दर्पण के सामने अपने कपड़ों को साफ किया। उसने कुछ समय के लिए अपने अपरिवर्तित लेकिन सुंदर चेहरे की प्रशंसा की और फिर घर से बाहर चला गया। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, एकांत एक ठंडी हवा महसूस कर सकता था। एक हिमखंड गिर गया। एकांत ने ऊपर देखा। आसमान उसके जाने बिना काले बादलों से ढका हुआ था और हिमखंड गिर रहे थे। सर्दियां आ गई थीं। नहीं, एकांत ने सिर हिलाया। इस सर्दियों में कई लोग ठंड से मर जाएंगे। और अगर एकांत को सही याद था, तो सर्दियों के बाद शिक्षार्थी प्रमाणीकरण परीक्षा, जो हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती थी, वह भी शुरू हो जाएगी। विद्वान कौशल ने 4 साल पहले कहा था कि वह एकांत के एक शिक्षार्थी बनने की कामना करते हैं। हालांकि वह एक छोटी सी समस्या थी। जब समय आएगा तो उसे बस थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। एक शिक्षार्थी बनना एकांत के लिए कभी भी एक समस्या नहीं थी। साम्राज्य की सर्दियां बहुत ठंडी थीं। इस साल ठंडी हवा के कारण ये पहले से भी अधिक ठंडा लग रहा था। हालांकि एकांत के लिए यह कोई अलग नहीं था। उसे बस शाही पुस्तकालय में और घर पर रहना था। प्रयोग जारी रहा, लेकिन यह असफल होता रहा। बेशक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एकांत ने अपनी संज्ञान नहीं छोड़ी, क्योंकि यह उसके जादूगर जीवन की नींव थी। उसने अपने जादू की बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं की और नए मंत्र सीखना जारी रखा। जब उसके पास काम के बाद कुछ नहीं होता था, तो वह कभी कभी जुआघर जाता था, लेकिन ये पहले जैसा नहीं होता था। वह केवल खेलने जाता था और धोखा न देने की कोशिश करता था। अगर वह हार जाता तो वह घर चला जाता। अगर वह जीत जाता तो वह पास के लियू यंग स्ट्रीट पर जाता। हालांकि जादूगरों की शक्तियों के कारण वह हारने से ज्यादा जीतता था। ... पलक झपकते ही 2 महीने से अधिक बीत चुके थे। एकांत को एक खबर मिली। शिक्षार्थी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। विद्वान कौशल के कार्यालय में एकांत थोड़ा हैरान था। हाँ, यह इसलिए हो सकता है क्योंकि यह सर्दी है और अन्य जगहों से विद्वानों के लिए यहाँ आना आसान नहीं है, तो वे इसे गर्मियों तक स्थगित करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो, विद्वान कौशल ने सांत्वना दी। एकांत ने सिर हिलाया। एक शिक्षार्थी बनना उसकी योजना का केवल एक हिस्सा था, लेकिन अगर इसमें देरी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अतीत में वह केवल वेतन वृद्धि के बारे में चिंतित था, लेकिन अब उसे पुस्तकालय से वेतन की परवाह नहीं थी। वह केवल स्थिरता चाहता था। खैर, इसे आधे साल के लिए स्थगित करने से तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। तुम्हें अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। विद्वान कौशल ने एकांत को प्रशंसा में देखा। वह पहले ही बूढ़ा हो गया था और उसके लिए और आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हालांकि उसके छात्रों का अभी भी एक उज्ज्वल भविष्य था। सरदार के साथ हुई घटना के बाद वह एकांत की और भी अधिक प्रशंसा करता था। इसके अलावा एकांत कभी देर से नहीं आता था या जल्दी नहीं जाता था, जिसने उसे उसकी और भी अधिक प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। आत्म अनुशासन भी एक अच्छा गुण था। हाँ गुरुदेव, मैं अच्छी तरह से तैयारी करूंगा। एकांत ने सिर हिलाया, फिर कमरे से चला गया। नीचे जाते समय उसने खिड़की के बाहर पाले को देखा। उसे एक अकथनीय भावना थी कि शिक्षार्थी परीक्षा शायद अगली गर्मियों में भी आयोजित नहीं होगी और इसे स्थगित भी किया जा सकता है। लेकिन इस बार वास्तविकता एकांत के अनुमान के अनुसार नहीं हुई। विद्वान परीक्षा स्थगित नहीं की गई थी, ये रद्द की जा सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध आ गया था। ... साम्राज्य के कैलेंडर वर्ष 310 जैसे ही सर्दी समाप्त होने वाली थी, साम्राज्य में एक धरती हिलाने वाली घटना हुई।
उत्तर में फ्रॉस्टवुल्फ के ड्यूक ने विद्रोह कर दिया था और उत्तरी घास के मैदानों के साथ सेना में शामिल हो गए थे, साम्राज्य को धोखा देने और एक नया देश स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ साल पहले की सर्दियों में अफवाहों की तरह लग रहा था, और यह सच हो रहा था। कुछ समय के लिए साम्राज्य में उथल पुथल थी। हालांकि राजा से कोई खबर नहीं थी, हर कोई जानता था कि तूफान शुरू हो गया था। जैसा कि अपेक्षित था, 2 दिन बाद राजा ब्रायन छठे ने अपने आदेश के तहत सभी संप्रभुओं को इकट्ठा करने का आदेश जारी किया। वह फ्रॉस्टवुल्फ के ड्यूक के साथ युद्ध शुरू करने के लिए तैयार था, और वह खुद लड़ने जा रहा था। इससे हर कोई हैरान था। ... एक और आधा महीना बीत गया। ये पहली बार था जब एकांत इस साम्राज्य के सर्वोच्च शासक ब्रायन छठे से मिला। उसने उसे लाल पक्षी के रास्ते पर देखा था, जो शहर के बाहर की ओर जाता था। यह एक राजा था जिसे पहले ही एक बुरा आदमी माना जा सकता था। उसने चांदी सफ़ेद कवच पहना था और युद्ध रथ के सामने सीधा खड़ा था। उसकी दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद थी, लेकिन जो आभा वह बाहर निकाल रहा था वह सबसे शक्तिशाली थी जो एकांत ने कभी देखी थी। वह निश्चित था कि यह एक महान योद्धा का चरम था। राजा के दोनों किनारों पर घोड़ों पर योद्धा थे। उनमें से प्रत्येक कम से कम एक अभिजात वर्ग का योद्धा था। उनके पीछे पैदल सैनिकों की एक लंबी कतार थी। वे काले कपड़े पहने हुए थे। क्या ये सेलिन मेटेट्रिन का वंशज हो सकता है? एकांत ने बूढ़े आदमी को देखा। यह एक अफसोस की बात थी कि उसके पास सेलिन मेटेट्रिन का कोई चित्र नहीं था, या वह इसकी पुष्टि करने में सक्षम हो सकता था। युद्ध शुरू होने वाला है। क्या मुझे आज रात मसले हुए आलू या हंस की छाती खानी चाहिए? भीड़ में खड़े होकर एकांत ने थोड़ी देर के लिए देखा, इससे पहले कि वह चला गया। जब तक युद्ध में जूनलीन शहर शामिल नहीं था, तब तक इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि इस साल की शिक्षार्थी परीक्षा वास्तव में रद्द की जा सकती थी। ... समय उड़ गया और 1 महीना बीत गया। राजा की मार्चिंग गति एकांत की कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। केवल आधे महीने में वे पहले ही फ्रॉस्टवुल्फ के ड्यूक के क्षेत्र में पहुंच गए थे। उसके बाद बड़ी संख्या में अन्य संप्रभु थे। उनका प्रतिद्वंद्वी फ्रॉस्टवुल्फ का ड्यूक और घास के मैदानों का गठबंधन था। युद्ध शुरू हो गया था। 1 महीने बाद युद्ध खत्म हो गया था। युद्ध एकांत की उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेजी से खत्म हो गया। उसने सोचा था कि चूंकि फ्रॉस्टवुल्फ ड्यूक ने राजा की हत्या करने और यहाँ तक कि विद्रोह करने की हिम्मत की थी, तब उसे तैयार होना चाहिए था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फ्रॉस्टवुल्फ का ड्यूक युद्ध में इतनी बुरी तरह से हार जाएगा। हालांकि फ्रॉस्टवुल्फ के ड्यूक को दोष नहीं दिया जा सकता था। कहा जाता था कि राजा बेहद बहादुर थे। एक सैनिक को सीधे फ्रॉस्टवुल्फ किले में ले गए और फ्रॉस्टवुल्फ के ड्यूक को बिस्तर से बाहर निकाला। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आखिरकार राजा पहले ही 70 वर्ष के थे। युद्ध जल्दबाजी में शुरू हुआ और इससे भी अधिक जल्दबाजी में खत्म हो गया। राजा की विजयी वापसी के दिन एकांत भी एक नज़र डालने के लिए आया था। वह भीड़ में घुल मिल गया और फिर से राजा को देखा। वह एक पिच ब्लैक युद्ध के घोड़े पर सवार था जिसमें एक जादुई जानवर की रक्त रेखा थी। उसकी उपस्थिति पहले से ज़्यादा नहीं बदली थी, लेकिन एकांत देख सकता था कि राजा की मानसिक शक्ति अब पहले की तरह मजबूत नहीं थी, या बल्कि यह मुरझा रहा था। संभवतः उसके पास जीने के लिए केवल कुछ और साल थे। ... 3 से 4 महीने की कम अवधि में बहुत सारी चीजें हुई थीं और इसका कई लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा था। एक ड्यूक की मृत्यु के साथ एक बड़ा क्षेत्र फिर से खाली हो गया और बड़ी संख्या में रईस भेड़ियों की तरह इसे भस्म करना शुरू कर दिया। हालांकि राजा ने इन उपाधियों को उन्हें नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें अपने दूसरे बेटे, या बल्कि दूसरे राजकुमार को दिया, जिसे आर्कड्यूक की उपाधि भी दी गई थी। जहां तक पहले राजकुमार की बात है, यह एक ऐसा राजकुमार था जिसके बारे में एकांत ने केवल सुना था लेकिन कभी नहीं मिला था। एकांत ने अनुमान लगाया कि वह पहले से ही सिंहासन विरासत में लेने की तैयारी कर रहा था। मूल रूप से राजा को अपनी पिछली स्थिति में 30 या 40 साल तक जीने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसके 7 या 8 साल से अधिक नहीं जीने का अनुमान था। ये पहले राजकुमार, जो लगभग 40 वर्ष का था, के लिए एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। बेशक एकांत के लिए ये चीज़ें उच्च अधिकारियों के माध्यम से उसे प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन प्रभाव बहुत सीमित होगा। आखिरकार पुस्तकालय न केवल साम्राज्य से स्वतंत्र था, बल्कि वह केवल एक लाइब्रेरियन था। वह तभी प्रभावित होगा जब पूरा देश गिर जाएगा। जहां तक शिक्षार्थी परीक्षा की बात है, इसे रद्द कर दिया गया था और अगला एक 4 साल बाद आयोजित किया जाएगा। इस मामले के लिए विद्वान कौशल ने एकांत के साथ एक दिल से दिल की बात भी की, जैसे कि उसे यह बताने के लिए कि बहुत चिंतित न हो और कड़ी मेहनत करना जारी रखे। एकांत के लिए यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या ये सिर्फ 4 साल नहीं थे? उसके पास बहुत समय था। इसके अलावा वह हाल ही में एक अच्छे मूड में था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एकांत के औषधि प्रयोग और भी अधिक परिपूर्ण होते जा रहे थे। वह महसूस कर सकता था कि जिस दिन वह एक निम्न श्रेणी की औषधि तैयार कर
सकता था, वह करीब और करीब आ रहा था। सब कुछ बेहतर और बेहतर हो रहा है। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन युद्ध के प्रभाव फैलते रहे। सबसे पहले प्रभावित होने वाले साम्राज्य के रईस थे। इस घटना के कारण राजा ब्राइन छठे ने बड़ी संख्या में रईसों की जांच करने के लिए एक विशेष संगठन स्थापित करना शुरू कर दिया। इन रईसों के बीच वास्तव में कुछ समस्याएं थीं और उनमें से कुछ आसपास के देशों के जासूस थे। जहां तक इन रईसों के परिणाम की बात है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि वे सभी काफी बुरी तरह से मर गए। बेशक ये सब नहीं था। उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं को भी साफ करना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था, राजनीति और सेना सबसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने साहसी और निर्णायक सुधार और कड़े उपाय किए। कुछ समय के लिए लोग घबराहट की स्थिति में थे। जो लोग प्रभावित हुए उन्होंने निजी तौर पर दावा किया कि राजा पागल हो गया होगा, लेकिन केवल एकांत को पता था कि यह शायद राजकुमार के सिंहासन को विरासत में लेने के लिए राजा की अंतिम तैयारी थी। परिवर्तन के लिए समय की आवश्यकता थी और राष्ट्र को बदलने में शायद कुछ साल लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एकांत शायद ही प्रभावित हुआ था। इसके बजाय उसके आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए थे। आर्थिक सुधार के कारण रोलैंड के वाणिज्य मंडल वास्तव में ऊपर उठे। वाणिज्य मंडल की ताकत का विस्तार होने लगा और व्यापार का दायरा भी बढ़ने लगा, जो समृद्धि की भावना दिखा रहा था। और क्योंकि राजा ने लौह खदान का हिस्सा वापस ले लिया था, अलीना के परिवार की शक्ति सिकुड़ गई थी। बेशक कुछ प्रकार का लाभों का आना प्रदान होना था, लेकिन एकांत को इसके बारे में पता नहीं था और वह इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं था। हरमन के पिता भी इसमें शामिल लगते थे। उन्हें कैद कर लिया गया था और उनके सबसे बड़े बेटे को रईस का पद विरासत में मिला था। उनके अन्य बेटों ने परिवार के व्यवसाय को विभाजित किया और हरमन को जूनलीन के उप नगरों में एक घर छोड़ दिया। अचानक दुर्घटना ने हरमन को पद को विरासत में पाने की सभी उम्मीद खो दी, लेकिन इसने विद्वान कौशल को बहुत खुश कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि हरमन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। लेकिन वास्तविकता ने विद्वान कौशल को बताया कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल था। हरमन, तुमने फिर से गलती की है। यह एक अच्छी बात है कि शिक्षार्थी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अगर तुम गलती से पास हो जाते तो ये शिक्षार्थियों के समग्र मानक को कम कर देता। क्या तुम अधिक गंभीर नहीं हो सकते? अध्ययन कक्ष विद्वान कौशल की गुस्सैल आवाज से भरा था। एकांत सामग्री का विश्लेषण करने में मदद कर रहा था जबकि हरमन बगल में खड़ा था, कौशल द्वारा डांटा जा रहा था। लेकिन इस बार हरमन बस सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। मुझे खेद है, एक कम सुबकने वाली आवाज सुनाई दी। कौशल मूल रूप से खुशी से डांट रहे थे, लेकिन वह दंग रह गए। उद्धरण चिन्ह। कुछ हुआ क्या? विद्वान कौशल हरमन के व्यक्तित्व को जानते थे। कुछ जरूर हुआ होगा। मुझे आज सुबह खबर मिली कि मेरे पिताजी जेल में मर गए, हरमन ने दर्द में कहा और उसके आंसू जमीन पर गिर गए। विद्वान कौशल भी चुप हो गए। एकांत ने भी देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि हरमन आज एक झटके में था। खैर, ये ठीक है। वास्तव में तुमने आज जो खाना बनाया वह बुरा नहीं था। विद्वान कौशल ने कुछ सेकंड के लिए दंग रहने के बाद कहा, एकांत, उसे बाहर ले जाओ। उसे एक ब्रेक की जरूरत है। उसने अपने बगल में एकांत से कहा। ठीक है। एकांत खड़ा हो गया और हरमन को बाहर ले गया। एकांत, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं कुछ भी सही क्यों नहीं कर सकता? हरमन गलियारे में चला गया और अपने चेहरे पर आंसू के साथ एकांत को देखा। बेशक नहीं। विद्वान कौशल ने तुम्हें डांटा क्योंकि उन्हें लगा कि तुम्हारे पास सुधार की अभी भी उम्मीद है। अगर उन्होंने वास्तव में तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम वास्तव में बेकार हो। एकांत ने सांत्वना दी। हालांकि हरमन उसका वरिष्ठ था, वह एकांत की ही उम्र का था। वे दोनों इस साल 20 वर्ष के थे। शायद। हरमन ने सिर हिलाया। मेरे पिताजी भी मर चुके हैं, तो मैं भविष्य में उस घर में जा रहा हूँ। मुझे भविष्य में कड़ी मेहनत करनी होगी। अचानक हरमन ने अपना सिर उठाया, अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराया। यह अच्छा है। ये खाली समय का एक दुर्लभ दिन है। ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें कुछ मजे करने के लिए ले जाऊंगा। जरूर। हम कहाँ जा रहे हैं? हरमन मुस्कुराया और जवाब दिया, हम मॉन गली और लियोन गली में खेलने जाएंगे। मैं कभी वहाँ नहीं गया। क्या तुम वहाँ गए हो? मैं वहाँ कैसे गया हूँ? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए नहीं तो मैं उस तरह की जगह पर नहीं गया होता। एकांत ने सिर हिलाते हुए कहा। धन्यवाद। हरमन मुस्कुराया। मनोरंजन के दौरान समय हमेशा जल्दी बीत गया। प्रक्रिया बहुत सुखद थी और इसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह बादलों में उठ रहा था। यह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। हालांकि जब वह घर लौटा तो उसे कुछ संदेह था। मॉन गली और लियोन गली में सभी महिलाओं को एकांत को क्यों पता था? इसके अलावा एकांत जगह से बहुत परिचित नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर लौट आया था। हरमन बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गया। अगले दिन उसने और भी कड़ी मेहनत की और कम गलतियां की। इसने विद्वान कौशल को बहुत खुश कर दिया।
एकमात्र चीज़ जिसने उसे बुरा महसूस कराया वह ये था कि हाल ही में उसे डांटने के लिए कोई नहीं था जिसने उसे थोड़ा उदास महसूस कराया। बेशक हरमन को इस मिशन को वैसे भी लेना पड़ा, तो विद्वान कौशल ने अपने मानकों को बढ़ाया। दिन फिर से शुरू हो गए और हरमन अभी भी वह था जिस ए डांटा जा रहा था। इस प्रकार शिक्षकों और छात्रों ने अपने शांतिपूर्ण जीवन में लौट आए। एकांत भी औषधि को सफलतापूर्वक बनाने के करीब और करीब आ रहा था। उसे 1 साल के भीतर सफल होने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि 3 महीने बाद उसे प्रयोग के बीच में एक छोटी सी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। 3 महीने बाद प्रयोग 1111वां सामग्री बैंगनी आइरिस और भूतसिर मशरूम है। विशिष्ट अनुपात 6:1 है। प्रयोग मेज के सामने एकांत ने गंभीरता से प्रयोगात्मक डेटा लिया, फिर उस औषधि को उठाया जो पहले ही तैयार हो चुकी थी। वह प्रयोगशाला के कोने की ओर चला गया। वहां एक विशाल पारदर्शी बक्सा रखा गया था। इस समय कई सफ़ेद चूहे उसमें चारों ओर कूद रहे थे। वे बहुत सक्रिय लग रहे थे। एक जीवित प्रयोग। उसने लापरवाही से एक सफ़ेद चूहा निकाला। एकांत ने उसे दूसरे बक्से में ले जाया, फिर उसे तैयार घोल के कुछ मिलीलीटर का सेवन कराया। चूहों ने तरल पिया और 1 दर्जन मीटर से अधिक चले गए। कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरी ओर एकांत ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। वह जानता था कि औषधि को प्रभावी होने में कुछ समय लगेगा। 1 और मिनट बीत गया। चूहों में आखिरकार बदलाव आया। उसकी फर जल्दी से सूखने लगी, लेकिन उसका शरीर पतला नहीं हो रहा था। उसके नाखून थोड़ा थोड़ा करके गिर गए और उसके दांत ढीले हो गए। वह मरता हुआ लग रहा था, लेकिन एकांत के आश्चर्य के लिए चूहों की काली आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल हो रही थीं, प्रकाश की एक किरण की तरह। यह मानसिक शक्ति में वृद्धि का एक संकेत था। मैं असफल रहा। एकांत ने सिर हिलाया। इसमें कोई शक नहीं, वह फिर से असफल हो गया था। उसने चूहे को निकाला और एक तरफ फेंक दिया। वहां पहले से ही कुछ मृत थे और वह प्रयोग के बाद उन्हें साफ करेगा। ये काम नहीं करेगा। औषधि किसी की जीवन शक्ति का त्याग करती है ताकि किसी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़े। एकांत ने सिर हिलाया और अगले प्रयोग के लिए तैयार हुआ। 1 मिनट रुको। अचानक प्रयोगशाला में एकांत की हरकतें जम गईं। प्रयोग असफल रहा, लेकिन यह एक पूर्ण विफलता नहीं लगता था। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन युद्ध के प्रभाव फैलते रहे। सबसे पहले प्रभावित होने वाले साम्राज्य के रईस थे। इस घटना के कारण राजा ब्राइन छठे ने बड़ी संख्या में रईसों की जांच करने के लिए एक विशेष संगठन स्थापित करना शुरू कर दिया। इन रईसों के बीच वास्तव में कुछ समस्याएं थीं और उनमें से कुछ आसपास के देशों के जासूस थे। जहां तक इन रईसों के परिणाम की बात है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि वे सभी काफ़ी बुरी तरह से मर गए। बेशक ये सब नहीं था। उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं को भी साफ करना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था, राजनीति और सेना सबसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने साहसी और निर्णायक सुधार और कड़े उपाय किए। कुछ समय के लिए लोग घबराहट की स्थिति में थे। जो लोग प्रभावित हुए उन्होंने निजी तौर पर दावा किया कि राजा पागल हो गया होगा, लेकिन केवल एकांत को पता था कि यह शायद राजकुमार के सिंहासन को विरासत में लेने के लिए राजा की अंतिम तैयारी थी। परिवर्तन के लिए समय की आवश्यकता थी और राष्ट्र को बदलने में शायद कुछ साल लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एकांत शायद ही प्रभावित हुआ था। इसके बजाय उसके आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए थे। आर्थिक सुधार के कारण रोलैंड का वाणिज्य मंडल वास्तव में ऊपर उठा। वाणिज्य मंडल की ताकत का विस्तार होने लगा और व्यापार का दायरा भी बढ़ने लगा, जो समृद्धि की भावना दिखा रहा था। और क्योंकि राजा ने लौह खदान का हिस्सा वापस ले लिया था, अलीना के परिवार की शक्ति सिकुड़ गई थी। बेशक कुछ प्रकार का लाभों का आदान प्रदान होना था, लेकिन एकांत को इसके बारे में पता नहीं था और वह इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं था। हरमन के पिता भी इसमें शामिल लगते थे। उन्हें कैद कर लिया गया था और उनके सबसे बड़े बेटे को रईस का पद विरासत में मिला था। उनके अन्य बेटों ने परिवार के व्यवसाय को विभाजित किया और हरमन को जून लीन के उपनगरों में एक घर छोड़ दिया। अचानक दुर्घटना ने हरमन को पद को विरासत में पाने की सभी उम्मीद खो दी, लेकिन इसने विद्वान कौशल को बहुत खुश कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि हरमन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। लेकिन वास्तविकता ने विद्वान कौशल को बताया कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल था। हरमन, तुमने फिर से गलती की है। यह एक अच्छी बात है कि शिक्षार्थी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अगर तुम गलती से पास हो जाते तो ये शिक्षार्थियों के समग्र मानक को कम कर देता। क्या तुम अधिक गंभीर नहीं हो सकते? उद्धरण चिन्ह। अध्ययन कक्ष विद्वान कौशल की गुस्सैल आवाज से भरा था। एकांत सामग्री का विश्लेषण करने में मदद कर रहा था जबकि हरमन बगल में खड़ा था, कौशल द्वारा डांटा जा रहा था। लेकिन इस बार हरमन बस सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। मुझे खेद है, एक कम सुबकने वाली आवाज सुनाई दी। कौशल मूल रूप से खुशी से डांट रहे थे, लेकिन वह दंग रह गए। उद्धरण चिन्ह। कुछ हुआ क्या? विद्वान कौशल हरमन के व्यक्तित्व को जानते थे।
कुछ जरूर हुआ होगा। मुझे आज सुबह खबर मिली कि मेरे पिताजी जेल में मर गए, हरमन ने दर्द में कहा और उसके आंसू जमीन पर गिर गए। विद्वान कौशल भी चुप हो गए। एकांत ने भी देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि हरमन आज एक झटके में था। खैर, ये ठीक है। वास्तव में तुमने आज जो खाना बनाया वह बुरा नहीं था। विद्वान कौशल ने कुछ सेकंड के लिए दंग रहने के बाद कहा, एकांत, उसे बाहर ले जाओ। उसे एक ब्रेक की जरूरत है। उसने अपने बगल में एकांत से कहा। ठीक है। एकांत खड़ा हो गया और हरमन को बाहर ले गया। एकांत, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं कुछ भी सही क्यों नहीं कर सकता? हरमन गलियारे में चला गया और अपने चेहरे पर आंसू के साथ एकांत को देखा। बेशक नहीं। विद्वान कौशल ने तुम्हें डांटा क्योंकि उन्हें लगा कि तुम्हारे पास सुधार की अभी भी उम्मीद है। अगर उन्होंने वास्तव में तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम वास्तव में बेकार हो। एकांत ने सांत्वना दी। हालांकि हरमन उसका वरिष्ठ था, वह एकांत की ही उम्र का था। वे दोनों इस साल 20 वर्ष के थे। शायद। हरमन ने सिर हिलाया। मेरे पिताजी भी मर चुके हैं, तो मैं भविष्य में उस घर में जा रहा हूँ। मुझे भविष्य में कड़ी मेहनत करनी होगी। अचानक हरमन ने अपना सिर उठाया, अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराया। यह अच्छा है। ये खाली समय का एक दुर्लभ दिन है। ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें कुछ मजे करने के लिए ले जाऊंगा। जरूर। हम कहाँ जा रहे हैं? हरमन मुस्कुराया और जवाब दिया, हम मौन गली और लियोन गली में खेलने जाएंगे। मैं कभी वहाँ नहीं गया। क्या तुम वहाँ गए हो? मैं वहाँ कैसे गया हूँ? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए नहीं तो मैं उस तरह की जगह पर नहीं गया होता। एकांत ने सिर हिलाते हुए कहा। धन्यवाद। हरमन मुस्कुराया। मनोरंजन के दौरान समय हमेशा जल्दी बीत गया। प्रक्रिया बहुत सुखद थी और इसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह बादलों में उठ रहा था। यह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। हालांकि जब वह घर लौटा तो उसे कुछ संदेह था। लियोन गली में सभी महिलाओं को एकांत को क्यों पता था? इसके अलावा एकांत जगह से बहुत परिचित नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर लौट आया था। ... हरमन बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गया। अगले दिन उसने और भी कड़ी मेहनत की और कम गलतियां की। इसने विद्वान कौशल को बहुत खुश कर दिया। एकमात्र चीज़ जिसने उसे बुरा महसूस कराया वह ये था कि हाल ही में उसे डांटने के लिए कोई नहीं था, जिसने उसे थोड़ा उदास महसूस कराया। बेशक हरमन को इस मिशन को वैसे भी लेना पड़ा, तो विद्वान कौशल ने अपने मानकों को बढ़ाया। दिन फिर से शुरू हो गए और हरमन अभी भी वह था जिस ए डांटा जा रहा था। इस प्रकार शिक्षकों और छात्रों ने अपने शांतिपूर्ण जीवन में लौट आए। एकांत भी औषधि को सफलतापूर्वक बनाने के करीब और करीब आ रहा था। उसे 1 साल के भीतर सफल होने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि 3 महीने बाद उसे प्रयोग के बीच में एक छोटी सी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। 3 महीने बाद प्रयोग 1111वां सामग्री बैंगनी आइरिस और भूत सिर मशरूम हैं। विशिष्ट अनुपात 6:1 है। प्रयोग मेज के सामने एकांत ने गंभीरता से प्रयोगात्मक डेटा लिया, फिर उस औषधि को उठाया जो पहले ही तैयार हो चुकी थी। वह प्रयोगशाला के कोने की ओर चला गया। वहां एक विशाल पारदर्शी बक्सा रखा गया था। इस समय कई सफ़ेद चूहे उसमें चारों ओर कूद रहे थे। वे बहुत सक्रिय लग रहे थे। एक जीवित प्रयोग। उसने लापरवाही से एक सफ़ेद चूहा निकाला। एकांत ने उसे दूसरे बक्से में ले जाया, फिर उसे तैयार घोल के कुछ मिलीलीटर का सेवन कराया। चूहों ने तरल पिया और 1 दर्जन मीटर से अधिक चले गए। कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरी ओर एकांत ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। वह जानता था कि औषधि को प्रभावी होने में कुछ समय लगेगा। 1 और मिनट बीत गया। चूहों में आखिरकार बदलाव आया। उसकी फर जल्दी से सूखने लगी, लेकिन उसका शरीर पतला नहीं हो रहा था। उसके नाखून थोड़ा थोड़ा करके गिर गए और उसके दांत ढीले हो गए। वह मरता हुआ लग रहा था। लेकिन एकांत के आश्चर्य के लिए चूहों की काली आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल हो रही थीं, प्रकाश की एक किरण की तरह। यह मानसिक शक्ति में वृद्धि का एक संकेत था। मैं असफल रहा। एकांत ने सिर हिलाया। इसमें कोई शक नहीं, वह फिर से असफल हो गया था। उसने चूहे को निकाला और एक तरफ फेंक दिया। वहां पहले से ही कुछ मृत थे और वह प्रयोग के बाद उन्हें साफ करेगा। ये काम नहीं करेगा। औषधि किसी की जीवन शक्ति का त्याग करती है ताकि किसी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़े। एकांत ने सिर हिलाया और अगले प्रयोग के लिए तैयार हुआ। 1 मिनट रुको। अचानक प्रयोगशाला में एकांत की हरकतें जम गईं। प्रयोग असफल रहा, लेकिन यह एक पूर्ण विफलता नहीं लगता था। जरूर, मैं इस अध्याय का अनुवाद भारतीय नामों और स्थानों के साथ पॉकेट नॉवेल की शैली में सामान्य हिंदी में कर सकता हूँ। अध्याय 45। स्तर 2 शिक्षार्थी में उन्नति। ऐसा लगा जैसे एकांत के दिमाग में बिजली गिर गई हो, जिससे वह काफी हद तक जाग गया। ऐसा नहीं हो सकता। एकांत ने अपना सिर मोड़कर कुछ दूरी पर देखा। प्रतीत होता है कि मुरझाया हुआ चूहा अभी भी चूहों के ढेर में पड़ा था। जैसे ही एकांत ने औषधि बनाई, औषधि में थोड़ा बदलाव आया।
एकांत एक शाश्वत प्राणी था, इसलिए बेशक उसने इस साल खुद पर कुछ प्रयोग किए थे। उसकी सबसे स्पष्ट धारणा ये थी कि वह हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। सबसे सीधा अभिव्यक्ति ये थी कि उसकी जीवन शक्ति समाप्त नहीं होगी। अगर उसके सामने की जादुई औषधि वास्तव में जीवन शक्ति का उपभोग करके आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकती है, तो वह घोषणा कर सकता था कि प्रयोग सफल रहा। एकांत ने गहरी सांस ली, फिर तुरंत औषधि को फिर से बनाया। आज की रात एक नींद रहित रात हो सकती है। 3 दिन बाद प्रयोगशाला में, ये वास्तव में एक सफलता है। एकांत ने अपने हाथ में एक नई तैयार की गई घोल की बोतल पकड़ी, उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव था। कुछ प्रयोगों के बाद उसने आखिरकार औषधि के प्रभाव को सत्यापित कर लिया। इसने वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जीवन शक्ति का उपभोग कर छोटी ईया। उसने ये भी पाया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बैंगनी आइरिस थे। जितना अधिक वह जोड़ता था, उतना ही अधिक वह आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकता था। एकांत ने एक विशिष्ट मात्रा भी सत्यापित की थी जो औषधि को मूल के बराबर एक स्तर तक सुधार सकती थी। मैं एक जीनियस हूँ। एकांत के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन उसने किसी तरह एक ऐसी औषधि बनाई थी जो उसके लिए इतनी उपयुक्त थी। हालांकि इसके लिए सेलिन मेटेट्रिन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। सेलिन मेटेट्रिन के नोट्स ने केवल बहुत ही उचित जादुई दवाओं को दर्ज किया। वह जादुई दवाओं कब और कैसे दर्ज कर सकता था जो मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक शिक्षार्थी की जीवन शक्ति का उपभोग करती हैं। वह केवल हानिकारक होगा। मैं आखिरकार सही रास्ते पर हूँ। एकांत ने अपने होंठों को सिकोड़ा, जैसे कि एक अजीब रास्ता खुल गया था। अगला कदम और अधिक प्रयोग करना था। 3 महीने बाद घर पर लगभग समय हो गया है। 3 महीने के सत्यापन के बाद एकांत पहले ही पुष्टि कर सकता था कि जीवन शक्ति का उपभोग करने के अलावा औषधि में कोई अन्य दोष नहीं थे। आज वह इसे लेने जा रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति वर्तमान में 6.3 थी। अपने आंकड़े दर्ज करने के बाद एकांत ने दवा निकाली और सीधे इसका सेवन किया। जिस क्षण उसने इसका सेवन किया, एकांत को ऐसा लगा जैसे कुछ बह रहा था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये सब बहुत जल्दी हुआ, फिर भी बहुत धीरे धीरे। अगर कोई एकांत को अभी देखता तो वे नोटिस करते कि वह एक बहुत ही अजीब स्थिति में था। उदाहरण के लिए, उसके बाल थोड़े थोड़े करके सफ़ेद हो रहे थे और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थीं। लेकिन जब भी ऐसा होता, उसके बाल फिर से काले हो जाते और झुर्रियाँ गायब हो जातीं। ये केवल आधे घंटे बाद था कि परिवर्तन धीरे धीरे गायब हो गया। एकांत ने फिर से खुद की जांच की। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 6.5 हो गई थी। यह एक ही बार में 0.2 की वृद्धि थी, जो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से एकांत ने केवल सामान्य संस्करण का उपयोग किया और उन्नत संस्करण का उपयोग नहीं किया। इस दर पर वह 1.5 साल में एक स्तर 2 शिक्षार्थी में उन्नति करने में सक्षम होगा। हालांकि दवा प्रतिरोध और उत्पादन अवधि की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। ये लगभग 2 साल में हो जाना चाहिए। एकांत गहरी सोच में पड़ गया। कृपया अगले 2 साल तक कुछ भी न हो। समय का बीतता एकांत के लिए हमेशा तेज और धीमा होता था। समय धीमा था, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखता तो ऐसा लगता था कि समय जल्दी बीत गया था। जब उसे फिर से वही भावना महसूस हुई तो उसे एहसास हुआ कि 2 साल बीत चुके थे और वह आखिरकार एक स्तर 2 शिक्षार्थी बनने वाला था। इस दिन एकांत ने विशेष रूप से छुट्टी के लिए आवेदन किया। तहखाने में एकांत ने अपनी खुद की स्थिति महसूस की। उसकी मानसिक शक्ति 9.99 थी और उसके दाहिने हाथ में खोरियम नंबर 1 औषधि की एक बोतल थी जिसे उसने अभी अभी बनाया था। यही नाम उसने औषधि को दिया था। आखिरकार, हालांकि यह नीले रंग की औषधि से उत्पन्न हुआ, अंत में इसका नीले रंग की औषधि से कोई लेना देना नहीं था। इसके जीवन शक्ति उपभोग प्रभाव के कारण उसने इसे खोरियम नंबर 1 नाम दिया। एकांत ने तुरंत बोतल खोली और इसे एक ही घूंट में पी लिया। परिचित भावना ने एक बार फिर एकांत को तरोताजा महसूस कराया, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि ने भी उसे खुश कर दिया। बहुत जल्दी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 10 अंक के निशान को तोड़ गई और आखिरकार 10.1 पर रुक गई। कोई दुर्घटना या अड़चन नहीं थी। बेशक अगर वह अब एक समस्या का सामना करता तो उसकी प्रतिभा कचरे से भी बदतर होती। मुझे अच्छा लग रहा है। औषधि को अवशोषित करने के बाद एकांत ने खुद में बदलाव महसूस किया। जैसे ही वह एक स्तर 2 शिक्षार्थी में उन्नत हुआ, वह अधिक तत्वों को महसूस कर सकता था और उसके शरीर में तत्वों के साथ संवाद करने की उसकी क्षमता भी बहुत बढ़ गई थी। बेशक ये केवल मुख्य परिवर्तन था। एकांत का शरीर भी मजबूत हो गया। बेशक इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन फिर भी एकांत पहले ही स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह मजबूत था। जहाँ तक वह कितना मजबूत था, वह केवल परीक्षण के बाद ही जान पाएगा। एक साधारण पैकिंग के तुरंत बाद एकांत सीधे अखाड़े के बाहर गुप्त घाटी के लिए चला गया।
घाटी में एकांत ने अपनी आत्मा को केंद्रित किया और आत्मा के प्रतीकों को खींचना शुरू कर दिया, और एक पल में उसके सामने एक विशाल आग का गोला दिखाई दिया। आग का गोला तब से 2 गुना बड़ा था जब वह एक शिक्षार्थी था। वह ये भी महसूस कर सकता था कि तापमान बहुत अधिक था और इसमें निहित शक्ति बहुत मजबूत थी। आग का गोला तुरंत पास की पत्थर की दीवार से टकरा गया। बूम! एक विशाल विस्फोट की आवाज सुनाई दी। पत्थर की दीवार पर आग का गोला तुरंत फट गया। लपटें फैल गईं और विस्फोट की शक्ति ने सीधे पत्थर की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। बजरी बारिश की तरह सभी दिशाओं में उड़ गई। एक हवा की दीवार दिखाई दी और इन हमलों को रोक दिया। हवा की दीवार के भीतर एकांत के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। ये तब से कम 2 गुना अधिक शक्तिशाली था जब वह एक शिक्षार्थी था। अन्य क्षमताओं के साथ उसकी युद्ध शक्ति तुरंत बढ़ जाएगी। छड़ी भी थी जो उसकी ताकत के हिस्से को भी बढ़ा सकती थी। मेरी वर्तमान ताकत एक सामान्य योद्धा से कहीं अधिक होनी चाहिए। हालांकि उसने पहले कभी एक योद्धा से लड़ाई नहीं की थी, एकांत का अपना निर्णय था। आग का गोला मंत्र का परीक्षण करने के बाद एकांत ने अन्य मंत्रों का परीक्षण किया। विशिष्ट डेटा प्राप्त करने के बाद वह चला गया। बाहर जाते समय एकांत ने देखा कि पास के जंगल में सामान्य से कहीं अधिक लोग थे। क्या हुआ? क्या चल रहा है? एकांत ने एक आदमी से पूछा जो चल रहा था। हमने अभी अभी इस तरफ से कुछ शोर सुना तो हम देखने के लिए आए। आदमी को अचानक बुलाया जाने पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया। ओह! एकांत ने सिर हिलाया और चला गया। उसे घाटी के लिए एक ध्वनि रोधी जादुई घेरा स्थापित करना चाहिए था। आग का गोला विस्फोट की आवाज वास्तव में थोड़ी बहुत तेज थी। बेशक उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि कोई ध्वनि रोधन नहीं था, जगह अच्छी तरह से छिपी हुई थी। छिपाने के अन्य तरीके थे, यहां तक कि एक अभिजात वर्ग का योद्धा भी कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा। रास्ते में बहुत से लोग थे। एकांत ने जूनलीन शहर से योद्धाओं की एक टीम भी देखी, लेकिन उन्होंने केवल उस पर एक नज़र डाली और उसे नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार एकांत सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। शो हियर्स द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोवाइडेड चैप्टर। अध्याय 46 हरमन का प्रेम। लोगों की भीड़ के खिलाफ चलते हुए एकांत जल्द ही शहर के फाटक पर पहुंच गया। इस समय शहर के फाटक के गार्ड विस्फोट के कारण सतर्क हो गए थे। जो सैनिक मूल रूप से शहर की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने अवरोध को नीचे कर दिया था और प्रवेश करने से पहले उनकी जांच करने की आवश्यकता थी। एकांत ने कुछ भी करने की योजना नहीं बनाई, इसलिए वह लोगों की भीड़ का पालन किया और कतार में लग गया। श्रीमान एकांत। जब एकांत आया तो एक सैनिक ने एक परिचित तरीके से उसका अभिवादन किया। एकांत ने सिर हिलाया। चूंकि वह अक्सर बाहर जाता था, कुछ सैनिक उसे पहचानते भी थे और वह थोड़ी मदद भी कर सकता था। एक साधारण तलाशी के बाद एकांत शहर के फाटक से चला गया। एकांत के जाने के बाद पिछले सैनिक के बगल में एक और सैनिक ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप उस सज्जन को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। श्रीमान एकांत एक विद्वान है जो अक्सर बाहर जाते हैं और हमेशा बहुत विनम्र होते हैं, यहाँ तक कि बेघर लोगों के प्रति भी। वह सम्मान के योग्य व्यक्ति हैं। वही हैं जिन्होंने मेरे बेटे का नाम रखा। सैनिक ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरी पत्नी को जल्द ही बच्चा होने वाला है। अगर मैं इस सज्जन से फिर से मिल सकता हूँ तो मैं पूछना चाहूँगा। एक और सैनिक ने प्रशंसा में कहा। वे जूनलीन शहर में सिर्फ सबसे कम रैंक वाले सैनिक थे। हैसियत वाले लोग उनसे बात करने की जहमत भी नहीं उठाते थे। एक विद्वान से उनके लिए एक नाम रखने के लिए कहना तो दूर की बात थी। बेशक श्रीमान एकांत जैसे सज्जन को देखना दुर्लभ है जो अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। सैनिक मुस्कुराया और गर्व से कहा, जल्दी करो। क्या तुम लोग जल्दी कर सकते हो? तुम कुत्तों की एक ढेरी हो। अचानक शहर की दीवार के बगल में एक आदमी जो एक रईस लगता था, उसने लाइन काट दी और नाखुश होकर कहा। सैनिक ने तुरंत अपना पिछला भाव हटा दिया और विनम्रता से कहा, मेरे प्रभु, मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ। उद्धरण चिन्ह। सैनिक ने विनम्रता से समझाया और रईस ने घमंड से देखा। स्वाभाविक रूप से एकांत ने यह नहीं सुना। यहाँ तक कि अगर उसने इसे देखा तो उसे परवाह नहीं होगी, क्योंकि यह साम्राज्य की वर्तमान स्थिति थी और इसे बदला नहीं जा सकता था। जब एकांत शहर लौटा तो वह घर नहीं गया। इसके बजाय वह सीधे पुस्तकालय में वापस चला गया और दिन के लिए अपना काम शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य हो गया था। एक स्तर 2 शिक्षार्थी में उन्नति एकांत में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाए। बेशक एकांत जानता था कि यह एक भ्रम था, क्योंकि जैसे जैसे वह उन्नत हुआ वह और अधिक चीजें कर सकता था और उसके पास अधिक स्वतंत्रता थी। खतरे का सामना करने पर उसकी जीवित रहने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई थी। हालांकि उसके लिए वह अभी भी पहले की तरह अपने जीवन की गति को बनाए रखेगा। उसे उम्मीद थी कि इस तरह का जीवन बहुत बहुत लंबे समय तक चल सकता है। एक शांतिपूर्ण जीवन हमेशा तेज होता था। पलक झपकते ही 1 और 1.5 साल बीत चुका था। ब्राइन कैलेंडर का वर्ष 313। इस साल एकांत 24 साल का था।
वह इस दुनिया में लगभग 7 साल से था। पिछले साल में एकांत अपनी उन्नति से लाए गए परिवर्तनों से खुद को परिचित कर रहा था और उसने कई नए मंत्र भी सीखे थे, अन्य प्रकार के मंत्रों को सीखना शुरू कर दिया था जो वह पहले नहीं सीख सकता था। उदाहरण के लिए आत्मा के निशान, जादुई भाषण और अन्य मंत्र जिनकी उसे भविष्य में जरूरत हो सकती है। इसके अलावा सुधार के बाद साम्राज्य मजबूत नहीं हुआ था, इसके बजाय ये बहुत कमजोर हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा ने बड़ी संख्या में अनावश्यक हिस्सों को हटा दिया था और साम्राज्य को एक निश्चित सीमा तक सरल बना दिया था। ये साम्राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए फायदेमंद था, लेकिन कम समय में साम्राज्य की ताकत वास्तव में बहुत कमजोर हो गई थी और कई रईसों के राजा के बारे में बहुत सारे विचार थे। बेशक, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इन सब का एकांत पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। उसका जीवन हमेशा शांतिपूर्ण और घटनाहीन रहा था, लेकिन हरमन का जीवन हाल ही में थोड़ा उथल-पुथल वाला लगता था। जब से उसके पिता 2 साल पहले गुजर गए थे, हरमन सभी प्रकार के ज्ञान को सीखने के लिए और भी अधिक मेहनत कर रहा था। हालांकि एक लंबे समय के बाद वह अनिवार्य रूप से ऊब और यहाँ तक कि अकेला महसूस करेगा। हरमन भी 24 साल का था। इस दुनिया में इस उम्र के अधिकांश लोग पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। हरमन ने इसका एहसास कर लिया था। वह कुछ दिन पहले एक लड़की से मिला था और जल्दी से प्यार में पड़ गया था। एकांत, मैं विंसर को लगभग 1 महीने से जानता हूँ। मुझे उसे क्या उपहार देना चाहिए? पुस्तकालय में एकांत हरमन के साथ काम कर रहा था और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हो। एकांत ने जवाब दिया क्योंकि उसने एक किताब को शेल्फ पर वापस रखा। ठीक है, उसने मुझे बताया कि उसे इत्र बहुत पसंद है और उसका पसंदीदा ट्यूलिप वाणिज्य मंडल से ट्यूलिप इत्र था, लेकिन उस बोतल की कीमत 3 सोने के सिक्के हैं। ये वास्तव में महंगा है, लेकिन अगर उसे यह पसंद है तो मैं उसके लिए इसे खरीदूंगा। हरमन ने कुछ मीठा सोचा और दृढ़ता से कहा, हाँ, एकांत ने जवाब दिया। वास्तव में यह ऐसा नहीं था कि वह हरमन से बात नहीं करना चाहता था। ये बस इतना था कि यह बच्चा आधे महीने पहले से एकांत को अपने मीठे प्यार के बारे में हर दिन बता रहा था। पहले वह ये सुनकर दिलचस्पी लेता था कि विंसर नाम की लड़की कितनी सुंदर, कोमल और अच्छी थी, लेकिन आधे महीने बाद उसे केवल सिरदर्द महसूस हुआ। एकांत, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? अचानक हरमन मुड़ा और कहा। एकांत ने अपना सिर मोड़ा और देखा। 3 साल पहले की तुलना में वर्तमान हरमन जाहिर तौर पर अधिक परिपक्व था। उसके पास सोने के रिम वाले चश्मे की एक जोड़ी भी थी। वह 3 साल पहले की तरह चंचल नहीं लग रहा था, इसके बजाय वह अधिक परिपक्व लग रहा था। बेशक एकांत के लिए भी ऐसा ही था। इस समय उसकी उपस्थिति भी बहुत अधिक परिपक्व लगती थी, लेकिन वह बेचेहरे मुखौटे के माध्यम से उसका परिवर्तन था। वास्तव में उसका असली चेहरा अभी भी वैसा ही था जैसा वह 18 साल का था। पैसे उधार, क्या हुआ? एकांत ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अगर उसे सही याद था तो भले ही हरमन के पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने पारिवारिक संपत्ति को विभाजित कर दिया था, फिर भी उसके पास विरासत का एक हिस्सा था। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, कम से कम 20 से 30 सोने के सिक्के थे। पिछले 3 सालों के दौरान हरमन ने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया था। वह पुस्तकालय में पढ़ रहा था और काम कर रहा था। यहाँ तक कि जब वह कभी कभार आराम करने जाता था तो एकांत हमेशा उसे खिलाता था, तो उसे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए था। उसे पैसे उधार लेने की जरूरत क्यों थी? हाँ एकांत, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकते हो? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इसे लौटा दूंगा। हरमन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और वादा किया। तुम्हारे पिताजी ने जो पैसे तुम्हारे लिए छोड़े थे वे कहाँ हैं? सब चले गए? एकांत ने पूछा। हाँ, हरमन ने सिर हिलाया। क्या हुआ? तुम्हारे पैसे कहाँ गए? एकांत की आंखें गंभीर हो गईं। हरमन की खर्च करने की शक्ति और इस तथ्य के साथ कि उसने कोई भी अचल संपत्ति नहीं खरीदी, उसने 3 साल में इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता था? ओह, हरमन एकांत के अचानक सवाल से हैरान लग रहा था। वह हकलाया और जवाब नहीं देना चाहता था। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें आज उधार नहीं देता। या तुम शिक्षक के पास पैसे उधार लेने के लिए जा सकते थे जब तक तुम शिक्षक के पैरों को तोड़ने से डरते नहीं हो। एकांत ने कहा। नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन किसी और को मत बताना। हरमन ने उस इत्र के बारे में सोचा जिसकी कीमत 3 सोने के सिक्के थी और अपनी कहानी बताने से पहले हिचकिचाया। एकांत बगल में सुन रहा था। हालांकि हरमन के जारी रहने के साथ उसका भाव और भी अजीब हो गया। जब हरमन खत्म हो गया तो एकांत ने उसे देखा, उसका मुंह हिला। क्या एक मीठी प्रेम कहानी है? सर्टनली, हियर इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोवाइडेड चैप्टर। अध्याय 47, वह मुझे प्यार करती है। हरमन की प्रेम कहानी 1 महीने पहले शुरू हुई। उसने काम के एक व्यस्त दिन का अंत किया और थोड़ा ऊब महसूस करने लगा तो वह अकेले कुछ शराब पीने के लिए बाहर गया। वहीं पर वह अपनी नियति की महिला विंसर से मिला।
हरमन के वर्णन में विंस लंबे मैरून बालों वाली एक खूबसूरत लड़की थी जिसका शरीर पतला और सुडौल था और वह आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करती थी। उसकी बड़ी आंखें हमेशा हरमन के लिए प्यार से भरी रहती थीं। बेशक अंतिम संदेश हरमन की अपनी भावनाओं पर आधारित था। वे दोनों एक मधुशाला में मिले और एक दूसरे से प्रभावित हुए। उस रात हरमन ने एक मीठी रात बिताई और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि भविष्य में उनका एक अच्छा समय होगा। अगले महीने में हरमन और लड़की हर कुछ दिनों में मिलते और हरमन हमेशा विंस के साथ उदार होता और सभी प्रकार के पैसे खर्च करता। इस प्रक्रिया के दौरान हरमन ने धीरे धीरे लड़की की पहचान भी सीखी। विंस के अनुसार वह एक पड़ोसी देश से थी। सामंती प्रभुत्वों के बीच युद्ध के कारण उसने अपने गृहनगर को छोड़ दिया। छोटी ईया एक दुर्घटना के कारण वह और उसका भाई अपने परिवार से अलग हो गए और वे दोनों यहाँ तक भटकते हुए आए थे। फिर वह हरमन से मिली, वह आदमी जिस पर वह अपने पास सब कुछ के साथ भरोसा कर सकती थी। इस अवधि के दौरान उसका पैसा खर्च हो गया था। एकांत, शायद यही प्यार है। ये कहने के बाद हरमन ने एक मीठी अभिव्यक्ति के साथ एकांत को देखा। क्या तुम निश्चित हो कि वह वास्तव में तुमसे प्यार करती है? एकांत ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ पूछा। उसे इस कहानी में एक मजबूत संदेह की भावना क्यों आ रही थी? उसे बार में अपना सच्चा प्यार मिला, एक खूबसूरत महिला, पहली नज़र में प्यार हो गया, जीवन भर के प्यार का वादा किया और एक भावुक पृष्ठभूमि थी। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह शर्मिंदा था तो एकांत को भी ताली बजाने का मन हो रहा था। क्या एक खूबसूरत प्रेम कहानी है। उसने एक महीने में 20 से 30 सोने के सिक्के खर्च किए थे। इस दुनिया की क्रय शक्ति के अनुसार हरमन ने 10 से कम मुलाकातों पर एक महीने में लगभग $1 मिलियन खर्च किए। मुझे लगता है कि तुम एक धोखेबाज से मिले हो, एकांत ने सीधे कहा। उसे लगा कि हरमन को जल्द से जल्द याद दिलाना बेहतर था। एक धोखेबाज, ये कैसे संभव है? एकांत ने जो कहा उसे सुनकर हरमन तुरंत कूद गया और एक तेज आवाज में कहा, हमारे बीच सच्चा प्यार है। विंस जैसी खूबसूरत लड़की मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है? तुमने इसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह सच्चा प्यार है, एक खूबसूरत प्यार। एकांत, हालांकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें विंस को इस तरह बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। वह एक अच्छी लड़की है। हरमन ने फूंक मारते हुए और जल्दी से कहा। नहीं नहीं नहीं, पहले शांत हो जाओ। एकांत को उम्मीद नहीं थी कि हरमन की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होगी। हालांकि इसके बारे में सोचते हुए ये समझ में आया, ये बच्चा केवल 24 साल का था और कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा था। हरमन जोर से हाँफ रहा था। फिर उसने कहा, अगर वह वास्तव में मुझसे प्यार नहीं करती तो वह मेरे साथ समय क्यों बिताती? अगर वह वास्तव में मुझसे प्यार नहीं करती तो वह मुझे प्रिय क्यों कहती? अगर वह वास्तव में मुझसे प्यार नहीं करती तो वह मेरे साथ संगीत समारोह में क्यों जाती? उद्धरण चिन्ह। एकांत ने अपनी आंखें झपकाईं। क्या किसी को केवल इसलिए तुमसे सच्चे प्यार में होना पड़ता है क्योंकि उन्होंने ये चीजें की हैं? हरमन, तुम बहुत भोले हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये जानकर कि वह उसे मना नहीं सकता था, एकांत ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ो, हरमन ने जवाब दिया। मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूं, लेकिन चूंकि तुमने भविष्य में उसके साथ रहने का फैसला किया है तो मुझे लगता है कि शिक्षक और मुझे कम से कम उससे मिलना चाहिए, एकांत ने लाचारी से कहा। हरमन के कनिष्ठ के रूप में एकांत को लगा कि उसे अपने वरिष्ठ के लिए कुछ चिंता दिखानी होगी। अगर यह वास्तव में एक घोटाला था तो वह अग्रिम में तैयार हो सकता था। हालांकि हरमन का पैसा चला गया था, उसके पिता ने उसके लिए लगभग 100 सोने के सिक्कों के लायक एक घर छोड़ दिया था। ओह, लेकिन विंस ने कहा कि वह तब तक किसी से नहीं मिलना चाहती जब तक हमारा रिश्ता एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाता। हरमन संघर्ष में था। अगर वह तुम्हारे साथ रहने के लिए इतनी दृढ़ है तो उसे तुम्हारे दोस्तों और गुरु से नहीं मिलना चाहिए। संघर्ष करने के लिए क्या है? मुझे लगता है कि शिक्षक भी बहुत खुश होंगे, एकांत ने पूछा। जैसे एकांत से आश्वस्त हो गया हो, हरमन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं जाकर पूछूंगा। हाँ, एकांत ने सिर हिलाया, फिर अपनी जेब से एक पैसे का बैग निकाला और हरमन को 3 सोने के सिक्के दिए। धन्यवाद, एकांत। पैसे प्राप्त करने के बाद हरमन आखिरकार मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो एकांत, मैं निश्चित रूप से विंस से इस बारे में बात करूंगा। इसके अलावा हर समय इतने घबराए हुए मत रहो। मैं बहुत चालाक हूँ, मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ? इसके अलावा विंस इतनी कोमल और प्यारी है। जाओ जाओ जाओ, कड़ी मेहनत करो। ये देखकर कि हरमन में अभी भी जारी रखने की इच्छा थी, एकांत तुरंत चला गया। दोपहर में काम के बाद एकांत तुरंत नहीं गया। इसके बजाय वह दूसरी मंजिल पर गया। शिक्षक से हरमन की समस्या के बारे में बात करने के लिए तैयार था। एकांत ने खटखटाया, अंदर आओ। अंदर से एक आवाज आई। एकांत अंदर चला गया। इस समय विद्वान कौशल अभी भी काम कर रहे थे। ओह एकांत, क्या बात है?
मैं आमतौर पर तुम्हें काम के बाद नहीं देखता, तो तुम आज मेरे पास क्यों आए? एकांत और हरमन में बदलाव की तुलना में विद्वान कौशल में ज्यादा बदलाव नहीं आया। एकमात्र स्पष्ट बदलाव ये था कि उसके चेहरे पर अधिक झुर्रियां थीं और उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। ओह शिक्षक, यह ऐसा है, हरमन, एकांत ने सीधे कहा। ये सुनने के बाद विद्वान कौशल ने भी अपनी कलम नीचे रख दी और उनका भाव गंभीर हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, शिक्षक को भी लगा कि कुछ गलत था। विद्वान कौशल की प्रतिक्रिया को देखकर एकांत ने सिर हिलाया। इसका मतलब था कि वह एक बूढ़ा आदमी था और उसके पास कुछ अनुभव था। तुम सही हो, इस मामले में कुछ गलत है। विद्वान कौशल खड़े हो गए। शिक्षक, क्या आप भी सोचते हैं कि हरमन को धोखा दिया गया था? एकांत ने सीधे कहा, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उसने कौशल को कहते हुए सुना, कुछ सही नहीं है। अगर विंसर वास्तव में इतनी खूबसूरत है तो वह हरमन को क्यों पसंद करेगी? कुछ बहुत गलत है। एकांत, शिक्षक, क्या आप यही सोचते हैं? शिक्षक, मैं कह रहा हूँ, क्या ये संभव है कि विंसर एक धोखेबाज है? एकांत ने कहा, हकलाते हुए। धोखेबाज? कौशल ने भौहें चढ़ाईं जैसे कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। खैर, मैंने उनसे मिलने की व्यवस्था की है। हम समय आने पर इस बारे में बात करेंगे। आखिरकार हरमन थोड़ा मूर्ख है, तो इसकी पुष्टि करना बेहतर है। एकांत ने जोड़ा, वह समझ में आता है। मैं वास्तव में यही सोच रहा था। कौशल ने सहमति में सिर हिलाया। खैर, ये तो ठीक है। हमें बस समय आने पर उनसे मिलना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, शिक्षक। एकांत तुरंत चला गया। उसने हरमन के लिए 10 मिनट से अधिक समय तक ओवरटाइम किया था। वह ऐसा एक अच्छा कनिष्ठ था। उसी समय लकड़ी के बैरल बार में, एकल कमरे में, विंसर, मुझे लगता है कि हम अपने रिश्ते में काफ़ी स्थिर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शिक्षक और कनिष्ठ से मिलो तक आकि हम बात कर सकें। हरमन बिस्तर के बगल में बैठा था, एक महिला का हाथ पकड़े हुए। महिला के मैरून बाल थे और उसने पतले कपड़े पहने थे। वह बहुत आकर्षक लग रही थी। वह एक नाजुक छोटी पक्षी की तरह हरमन की बाहों में लिपटी हुई थी। हालांकि जब उसने हरमन के शब्दों को सुना तो वह जाहिर तौर पर दंग रह गई। उसने एक पल के लिए सोचा और एक चुलबुले तरीके से कहा, जरूर, जब तक तुम इसे पसंद करते हो, मुझे किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। हे विंसर, तुम सबसे अच्छी हो। हरमन विंसर के शरीर की कोमलता महसूस कर सकता था और वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने विंसर को अपनी बाहों में पकड़ लिया और कुछ करने के लिए तैयार लग रहा था। ऐसा मत करो, मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। विंसर ने हरमन के इरादों को महसूस किया तो उसने चुपचाप हरमन का हाथ छोड़ दिया और कहा, ठीक है, तो ठीक है। हरमन भी दंग रह गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। मैं आज एक अच्छा आराम करना चाहती हूँ। तुम्हें पहले जाना चाहिए। अगर तुम नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। विंसर ने और भी अधिक कोमलता से बात की। ठीक है, ओह, ठीक है, ये वह इत्र है जो तुम चाहती थी। हरमन खड़ा हो गया और उसने जो इत्र अग्रिम में खरीदा था उसे बाहर निकाला। वाह, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। इत्र को देखकर विंसर की आंखें चमक गईं और उसने हरमन को एक बड़ा गले लगाया। हे, ये वही है जो मुझे करना चाहिए। मैं पहले चलता हूँ। हरमन हंसा। गले लगने के बाद हरमन चला गया। जैसे ही हरमन चला गया, विंसर की मुस्कान गायब हो गई। वह दीवार तक चली गई और लकड़ी की दीवार पर खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुल गया और एक आदमी अंदर चला गया। वह बहुत लंबा और मजबूत था। हालांकि उसने केवल लंबी आस्तीन के साथ एक लंबा लबादा पहना था, कोई भी उसके कपड़ों के नीचे विस्फोटक मांसपेशियों को महसूस कर सकता था। आदमी को अंदर आते देखकर विंसर तुरंत चली गई और आदमी की बांह को गले लगाया। डेविड, यह मूर्ख लड़का बहुत गहरे में है। हम उसके घर का सबूत बेचने के बाद जा सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, उसका शिक्षक मुझसे मिलना चाहता है। हाँ, ये सामान्य है। जब समय आएगा, अगर तुम अच्छी तरह से अभिनय करती हो तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, अगर कुछ होता भी है तो एक उच्च स्तरीय योद्धा के रूप में मेरी ताकत के साथ मैं सब कुछ हल कर सकता हूँ। डेविड नाम के आदमी ने कहा। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक रही थी। हाँ, विंसर ने डेविड की छाती को सहलाया और आकर्षक ढंग से कहा, ओह, ठीक है, तुम अब मेरे बड़े भाई हो। मुझे तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाना चाहिए। फिर, भाई, क्या तुम अपनी बहन का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। विंसर ने अपना सिर उठाया और डेविड को देखा। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। हालांकि एक बांह ने पहले ही विंसर को उठा लिया था और बिस्तर की ओर चला गया। उसी समय मधुशाला के बाहर हरमन ने अपने पीछे मधुशाला को देखा और संतुष्टि में चला गया। उसे चिंता थी कि वह बहुत देर से घर होगा। जैसा कि अपेक्षित था, विंसर उसे प्यार करती थी। ऑफ कोर्स, हियर इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोवाइडेड चैप्टर। अध्याय 48, चेतावनी। 3 दिन बाद एकांत और विद्वान कौशल ने साम्राज्य के एक रेस्तरां में इस कुमारी विंसर से मुलाकात की। नमस्ते, मैं एकांत हूँ, हरमन का कनिष्ठ।
यह मेरे शिक्षक विद्वान कौशल हैं। एक शानदार निजी कमरे में एकांत ने उस महिला की ओर अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मैं विंस हूँ। विंस और एकांत ने धीरे से हाथ मिलाया। आज उसने एक हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी जो उसके लंबे खजूर लाल बालों से मेल खाती थी। सका सुंदर चेहरा उसे और भी अधिक नाजुक और सुंदर बनाता था। मैं हरमन का शिक्षक विद्वान कौशल हूँ, उन्होंने कहा। विद्वान कौशल ने भी विंस को सिर हिलाया। उन्हें भी लगा कि कुछ गलत था। क्या ऐसी खूबसूरत लड़की वास्तव में हरमन को पसंद करेगी? आप सभी कृपया बैठें। हरमन बगल में हंस रहा था। वह जाहिर तौर पर बहुत खुश था। सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। वेटर ने व्यंजन परोसना शुरू कर दिया और विद्वान कौशल ने विंस की स्थिति के बारे में पूछताछ की। विंस ने भी बहुत गंभीरता से जवाब दिया। ये स्पष्ट था कि वह तैयार होकर आई थी। इसके आधार पर यह बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि यह असली है या नकली। इसलिए एकांत ने एक अधिक सीधी विधि चुनी। जब वे कुछ लोग बातें कर रहे थे, एकांत की आंखों के नीचे के हिस्से में तारों की तरह दिखने वाले प्रकाश के धब्बे दिखाई दिए। अंधेरे में एकांत की दृष्टि धीरे धीरे बदल गई। हवा सभी प्रकार के फेरोमोन से भरी थी, बिल्कुल तारों की तरह। ये शून्य घेरा मंत्र सूचना आंख था जो उन चीजों का निरीक्षण कर सकता था जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उसने उन तीनों को देखा। हरमन का शरीर बहुत साफ था। कुछ गुलाबी पदार्थों के अलावा सभी प्रकार की धूल, घोड़ों की गंध और हवा एक साथ मिली हुई थी। यह एक बहुत ही सामान्य स्थिति थी। जहां तक गुलाबी की बात है, वह शायद विंस से था। विद्वान कौशल हरमन के समान स्थिति में थे, लेकिन जब एकांत विंस को देखने के लिए मुड़ा तो वह तुरंत दंग रह गया। इस समय विंस के अपने फेरोमोन हरमन के, एकांत के एक छोटी संख्या में और विद्वान कौशल के अलावा उसके शरीर पर अन्य पुरुषों के फेरोमोन के अन्य प्रकार भी थे। उसने अनुमान लगाया कि वे दर्जनों थे। उसके शरीर में अभी भी 7 या 8 फेरोमोन बचे थे, जिसका कुछ मतलब था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एकांत द्वारा उल्लिखित फेरोमोन नियमित फेरोमोन नहीं थे। उन्हें आमतौर पर एक मानव शरीर में 3 से 6 महीने तक रखा जा सकता था। इसका मतलब यह था कि आधे साल के भीतर विंस ने कम से कम 7 या 8 लोगों के साथ यौन संबंध बनाए थे। और एकांत ने देखा कि विंस पिछले कुछ दिनों से हर दिन उसी व्यक्ति के साथ थी। लेकिन अगर उसे सही याद था तो हरमन पिछले 3 दिनों से पुस्तकालय में रह रहा था। उसने जो अनुमान लगाया था वह सही था। बिल्कुल भी प्यार नहीं था। विद्वान कौशल और विंस एक अच्छी बातचीत कर रहे थे। विंस नाम की इस महिला के पास अभी भी कुछ तरकीबें थीं, वरना वह हरमन को इतना मोहित नहीं कर पाती। हालांकि मुख्य बात यह थी कि विद्वान कौशल साधारण सवाल पूछ रहे थे। इस प्रकार एकांत ने पहल करने का फैसला किया। खनखम। अचानक एकांत 2 बार खांसा और उनमें से कुछ ने उसकी ओर देखा। यह ऐसा है, जहां तक मेरी बात है, मैं हमेशा विदेशी संस्कृतियों में बहुत रुचि रखता हूं। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सीखा भी है। मैंने सुना है कि कुमारी विंस दूसरे देश से हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? एकांत ने मुस्कान के साथ कहा। कौशल हकला गए। तुम कब से विदेशी संस्कृति में रुचि रखते हो? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? उद्धरण। बेशक, आप कर सकते हैं। विंस ने जवाब में मुस्कुराया। उसने सवाल को बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किया। हालांकि कुछ मिनट बाद उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे जम गई और उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखाई दीं। पहले वह जितनी अधिक आत्मविश्वासी थी, अब वह उतनी ही अधिक घबराई हुई थी। शुरुआत में एकांत ने जो सवाल पूछे थे वे वास्तव में विदेशी देश के बारे में थे। वह उनमें से अधिकांश को जानती थी, लेकिन किसी कारण से एक पे आ की मात्रा पे अ की मात्रा एल्तन ने अचानक यहाँ उसकी स्थिति और वह वहाँ क्या कर रही थी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। हालांकि विंस साम्राज्य में क्या कर रही थी, इसे कैसे प्रकट कर सकती थी? वह केवल कहानियों को बना सकती थी। हालांकि जितना अधिक एकांत ने पूछा, उसके सवाल उतने ही अधिक तार्किक हो गए। इससे विंस जवाब देने में असमर्थ रह गई और वह डर गई थी। यह एक अफसोस की बात थी कि लया यहाँ नहीं था, या वह विंस की भावनाओं के साथ गहराई से सहानुभूति रखने में सक्षम होती। जैसे ही विंस गिरने वाली थी, अचानक एकांत हंसा और कहा, मुझे बस इतना ही पूछना है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद कुमारी विंस। कोई बात नहीं। विंस को उम्मीद नहीं थी कि एकांत अचानक क्यों रुक गया था, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक पत्थर गिर गया हो। भगवान, यह आखिरकार खत्म हो गया। हरमन, जो उसके बगल में खड़ा था, वह भी हैरान था कि एकांत क्यों असंबंधित सवालों का एक गुच्छा पूछ रहा था। हालांकि चूंकि सवाल हानिरह छोटी ईता थे, तो उसने उसे नहीं रोका। अपने दिल में अपनी माँ के अलावा एकांत वह व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ उसका सबसे अच्छा रिश्ता था। वह यह मानने को तैयार था कि एकांत उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। लेकिन इस बार उसे लगा कि यह शायद एकांत ही था जिसने गलती की थी। उसके बाद उन्होंने सामान्य रूप से बात की। हालांकि एकांत अभी भी कभी कभी दखल देगा और विंस हर बार बहुत सावधानी से जवाब देगी।
बातचीत करने के बाद एकांत और बाकी लोग पहले चले गए। एकांत, मैंने तुम्हें बताया था कि विंसर एक अच्छी लड़की है। रास्ते में हरमन ने एकांत से कहा। एकांत ने बस उसे शांति से देखा। मेरा मूर्ख वरिष्ठ। ओह ठीक है, मैं कुछ भूल गया। मैं वापस जाकर इसे लाऊंगा। जैसे कि कुछ याद आ गया हो, एकांत ने अचानक कहा। ठीक है, ठीक है। हरमन और विद्वान कौशल ने सिर हिलाया और देखा कि एकांत वापस लौट आया। ये बहुत भयानक है। इस समय मूल निजी कमरे में विंसर ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और हाँफने लगी क्योंकि उसने उन कुछ को जाते हुए देखा। दरअसल उसने कई बार इसी तरह की बैठकों का अनुभव किया था और अतीत में हमेशा यही स्थिति रही थी। वह और डेविड विभिन्न देशों और शहरों के बीच यात्रा कर रहे थे। विंसर ने कुछ लोगों की रुचि को आकर्षित करने के लिए अपनी सुंदरता पर भरोसा किया और फिर उन्हें धोखा दिया। बेशक वे आमतौर पर वास्तविक स्थिति वाले लोगों को नहीं चुनते थे क्योंकि इससे उनके लिए चीजें मुश्किल हो जाती थीं। वे आमतौर पर उन लोगों को चुनते थे जिनके पास कुछ पैसा था लेकिन कोई शक्ति नहीं थी। और इस बार वे हरमन से मिले। मूल रूप से वे केवल एक छोटा सा लाभ कमाना चाहते थे, लेकिन ये सुनने के बाद कि हरमन के पास एक घर था जिसकी कीमत लगभग 100 सोने के सिक्के थी, उन्होंने तुरंत उसे हथियाने का फैसला किया। इसलिए ये सब हुआ, वरना वे कुछ दिन पहले ही चले गए होते। आखिरकार उन्होंने पहले ही हरमन से 1 दर्जन से अधिक सोने के सिक्के कमाए थे, जो उनके लिए सामान्य था। लेकिन इस बार वे और अधिक चाहते थे। लेकिन आज की बैठक ने उसे वास्तव में थोड़ा डरा दिया। हर बार जब एकांत उससे एक सवाल पूछता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसने उसे देख लिया था। सौभाग्य से ये पहले ही खत्म हो गया है। उन्हें समस्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विंसर ने गहरी सांस ली और जाने की तैयारी की। अचानक कमरे का दरवाजा फिर से खुल गया और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह नहीं देखना चाहती थी, अंदर चला गया। वह एकांत था। मुझे खेद है, मैं कुछ भूल गया। एकांत विनम्रता से अंदर चला गया। क्या आपको इसे खोजने में मदद करने के लिए मेरी ज़रूरत है? विंसर को उम्मीद नहीं थी कि एकांत फिर से वापस आएगा और उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। ये ठीक है, मुझे याद है कि यह कहाँ था। इस बार एकांत सीधे अंदर चला गया, फिर मेज तक चला गया और उससे एक तांबे का सिक्का उठाया। ओह, ये वास्तव में यहाँ है। मैं इसे लगभग खो दिया था। विंसर, मुझे इस तरह से मत डराओ। ओह ठीक है कुमारी विंसर, मुझे आपको कुछ बताना है, एकांत ने एक आरामदायक तरीके से कहा क्योंकि उसने तांबे के सिक्कों को अपने पैसे के बैग में वापस रखा। क्या? विंसर बल्कि हैरान थी। तुम हरमन के लिए उपयुक्त नहीं हो। कृपया उसे छोड़ दो। एकांत ने विंसर को ऊपर देखा। विंसर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, मैं आपके सुझाव को नहीं समझती। हरमन और मैं वास्तव में प्यार में हैं। एकांत दरवाजे की ओर चला गया और जैसे ही वह विंसर से गुजरा, उसने एक आवाज में ठंडेपन से कहा जिसे केवल वे दोनों सुन सकते थे, यह एक सुझाव नहीं है, यह एक चेतावनी है। उद्धरण चिन्ह, अगर हरमन को कुछ होता है तो मुझे बहुत अधिक काम करना होगा। मैं बहुत नाखुश हो जाऊंगा। ठंडी आवाज विंसर के कानों तक पहुंची, जिससे उसे थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, उसने महसूस किया कि एकांत पहले ही कमरे से चला गया था। कुछ मिनट बाद वह भी कमरे से चली गई।